अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम। क्या हाल है? बड़ा ही बिजी वीकेंड रहा, बहुत कुछ हो रहा था। स्पोर्ट्स तो बहुत सारे हो रहे थे। हाँ, स्पोर्ट्स की बात करें तो उसमें स्पेन आई थिंक हैज टेकन ओवर। यूरो कप भी उन्होंने ले लिया, और टेनिस अगर आपने देखा है तो Alcaraz. So he's just 21 years old and second by the way Wimbledon. पिछले साल भी he was the defending champion. तो वो हुआ, उसके बाद Legends ट्रॉफी आप देख रहे थे ना हम जब, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल मैच था। इग्नोर कर दिया था, लेकिन आपने फिर इग्नोर किया। उससे पहले हम उसका जिक्र ही कर रहे थे, तो हम मतलब कहना तो पड़ेगा। ये नहीं, थोड़े से टेनिस के फाइनल के हम आपको शॉर्ट्स दिखाए, और अब जरा ये भी देखते चले। अच्छा, उधर इंडिया अल्करेज की आप बात कर रहे थे। सो नोवाक जोकोविच एक्चुअली गॉट टू हैव द टेस्ट ऑफ इट्स ओन मेडिसिन। मतलब ही हैड बीन डूइंग दिस, he has been doing this for so long. लेकिन मुझे एक चीज जिसका अंदाजा नहीं था कि आप विनिंग सो मेनी ग्रैंड स्लैम्स, लेकिन विंबलडन का भी नहीं जीता। सो दिस वाज हिज 10th टाइम इन एंड ही स्टिल इट एलूडेड हिम, जिसको कहते हैं। तो उनकी जो चाइल्डहुड ड्रीम थी वो प्ले तक तो रही कि चाइल्डहुड ड्रीम है एंड आई एम स्टिल प्लेइंग, और उनके लेकिन जीत नहीं पाए। उनके सामने एक चाइल्ड ही था वैसे, लड़का, नौजवान। he was so good and he was exceptional. So yeah, तो ये हुआ। उसके अलावा भी बड़ी चीज़, winning from this is like winning from a legend, living legend. Absolutely, उसके लिए भी he was in awe कि मुझसे हो क्या गया। वो शॉक जो होता है वो शक्ल पे नजर भी आ रहा था। But this was definitely a match to watch out of all, और of course football lovers को तो यूरो कप भी बड़ा। 7 बार विंबलडन जीत चुका है। I was taken aback as well कि क्या हो रहा है। नहीं, 7 बार कैसे, बिल्कुल भी नहीं। 10th टाइम इन, ये जरा हम दोबारा से चेक कर लेते हैं, बिकॉज यही तो सारी कहानी थी कल। It still eluded him. अच्छा, इसके अलावा आपको पता है कि ट्रंप जो हैं उनको भी गोली लगी। मतलब विद देयर लेवल ऑफ सिक्योरिटी इन अमेरिका, अंदाज़ा कर सकते हैं कि मतलब, और फिर गोली लगी भी नहीं भी लगी, वो इर्द गिर्द से गुजर भी गई। वो भी एक अजीबो गरीब सीन था वैसे, बट ही इज़ फाइन नाउ, ही इज़ परफेक्टली फाइन। सो बहुत सी चीज़ें, सारी बातों की डिटेल करेंगे। कुछ भी। अच्छा जी, हम कोपा अमेरिका भी अपने बिल्कुल आखिरी मराहल में पहुंच गए, लेकिन यूरो कप का थोड़ा सा बता दें। वैसे तो हमने बता ही दिया है कि स्पेन ने अपना टाइटल जीता है, और सबसे ज़्यादा 4 मरतबा यूरो कप जीतने वाला मुल्क बन गया है स्पेन। उधर कोपा में क्या हो रहा है जी, ज़रा बता दें। वो भी हमें कर देंगे। अर्जेंटीना लीड कर रहा है, 1 गोल कर चुका है। सो या अच्छा जी, फाइनल में इंग्लैंड को 2 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त दी। और उसके बाद बाय द वे विजुअल्स जो थे ना, वो देखने वाले थे 47th मिनट में स्पेन के, अब ये नाम तो सारे आप ही को आते होंगे सिंस यू वर द वन हु वाज वाचिंग। और अब्दुल्ला, आप बता रहे हैं कुछ नाम शाम? आप बताएं ना कि कौन कौन। भाई ये जीत गया ना, बस स्पेन जीत गया। मैं ज़रा विजुअल्स देख लूँ ना। एक्चुअली ये जब जीत हुई तो इट वॉज टू लेट एट नाइट, तो लिहाजा वो मिस हो गई हमसे। हम जोकोविच वाला मामला भी क्लियर कर दें कि 10 times he has been in the finals, अच्छा, and 7 times he has been the winner. Okay, I'm going to go with you, Abdullah. Okay, good. अब आगे चलें। उधर क्रिकेट में क्या मामला चल रहे हैं वैसे, इस पे आपकी क्या आ रहा है? वैसे आप हमें कैसे बताएंगे? ये बात भी है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वर्ल्ड कप में मायूस कुन परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मेजर सर्जरीज का अमल जो है जारी है, और नसीम शाह का मामला बिल्कुल तय था। एक जगह उन्होंने खेलने जाना था, लेकिन आखिरी मिनट जिसे कहते हैं ना, वो कैंसिल कर दिया गया। सिलेक्शन कमेटी में बड़ी तब्दीलियों के बाद अब बोर्ड ने खिलाड़ियों का एहतसाब भी अपेरेंटली शुरू कर दिया है। इंटरेस्टिंग है ना, और बड़ी अच्छी बात ये लगी है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि प्लेयर्स पे तो सारी बातें हो ही रही होती हैं, बट वी वर आल्सो टॉकिंग अबाउट द सिलेक्शन ऑफ द सिलेक्टर्स। So that is also very important. तीनों फॉर्मेट्स खेलने वाले कौमी क्रिकेटर्स के लिए NOC की पॉलिसी को सख्त करने का फैसला हुआ है। तमाम फॉर्मेट खेलने वाले प्लेयर्स को रवां सीजन में गैर मुल्की लीग्स खेलने की इजाज़त मिलने का इम्कान नहीं है, और इसी तरह मुआहदों की मनसूखी और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में भी तब्दीली की जा रही है। बोर्ड ये चाहता है अपेरेंटली कि खिलाड़ियों के लिए गैर मुल्की लीग्स के बजाय मुल्क के लिए खेलना पहली तरजीह होनी चाहिए, और बोर्ड का स्टांस ये है इस पे कि ये फैसला खिलाड़ियों को इंजरीज
और थकावट से बचाने के लिए किया गया है और गैर मुल्की लीग्स में मसरूफियत से प्लेयर्स की कौमी सतह के इवेंट्स में कारकर्दगी मुतासर होती है। दूसरी तरफ ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है, ये आप बताएंगे जरा? आप बिल्कुल, आपको ये बता देते हैं कि गैर मुल्की लीग्स खिलाड़ियों की आमदनी का एक बड़ा जरिया है और ऑफ कोर्स, और बोर्ड के पास इतने वसाइल नहीं कि वो खिलाड़ियों को इतना पैसा दे के उन्हें गैर मुल्की लीग्स खेलने की ज़रूरत ही पेश ना आए। तो वो एग्जैक्टली ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी है। बज़ाहिर प्लेयर्स पर हाथ डाला जा रहा है जिसका रद्द-ए-अमल आ सकता है। बोर्ड को ये भी देखना पड़ेगा कि अगर टीम का कोई मरकज़ी प्लेयर कड़ी शराइत तस्लीम नहीं करता तो पाकिस्तान के पास उसका मुतबादिल क्या होगा। ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिन पे अब ये बात करनी पड़ेगी। जाहिर है बोर्ड के पास ऑप्शंस बहुत महदूद हैं, खिलाड़ियों की लाइन तो लगी नहीं है, हालांकि अगर ढूंढा जाए तो हमारे पास टैलेंट की कमी भी नहीं है। क्रिकेट बोर्ड के लिए इस वक्त एक तरफ खाई और दूसरी तरफ कुआं वाला मामला है। कैसा लगा? हमारे पास एक्चुअली खिलाड़ियों की लाइन लगी होनी चाहिए थी ना, क्योंकि हम 25 करोड़ का मुल्क, मतलब दुनिया का इतनी बड़ी आबादी वाला वो मुल्क जिसमें क्रिकेट से लोग दीवानों की तरह इश्क करते हैं, उसमें हमारे पास इतना बड़ा टैलेंट पूल होना चाहिए था कि हमें तो कोई कमी ना हो। और अगर ये कह देना कि लाइन नहीं लगी हुई तो फिर इसमें कसूर किसका है? क्योंकि एग्जैक्टली टैलेंट इतना ज्यादा है कि लाइनें लगी होनी चाहिए थी। We should have been spoiled for choice, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखना ये है कि बोर्ड इस कॉम्प्लेक्स सूरत हाल से कैसे निपटता है। सो ये है अपडेट और यहया हुसैनी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सोहेल इमरान ने लाहौर से ज्वाइन किया है। सो हम या पहले आपके पास आएंगे या मतलब एवरीथिंग वाज सेटल्ड फॉर नसीम शाह जहां वो जा रहे थे खेलने के लिए, बिल्कुल लास्ट मिनट उन्हें मना किया गया या उन्हें पहले से इंटीमेट कर दिया गया था और ठीक ठाक पैसे आई गेस 2.25 करोड़ रुपए का उनका कॉन्ट्रैक्ट था जो प्रॉब्ली हाथ से गया है? इसमें 2 करोड़ ऐड कर लीजिए आप अब्दुल्ला, 4.5 करोड़ के लगभग ये मुआहदा था। हमारा दिमाग ही वानी चाहता ना तो हम सोच नहीं पाए, लेकिन आप सही कह रहे हैं। But this is even for any PCB player, this is a lot of money. जाहिर देखिए अब्दुल्ला, पहली बात तो ये है कि ये सब कुछ आपको पाकिस्तान क्रिकेट के तवज्जुह से मिल रहा है। अगर आप पाकिस्तान के लिए क्रिकेट नहीं खेलते तो शायद इतने आप इम्पोर्टेंट नहीं होते। पहले तो ये बात आपको अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो फैसला किया है उसमें भी कोई दो राय नहीं है कि बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। कि बात यह है कि पाकिस्तान को अगले आने वाले कुछ महीनों में 9 टेस्ट मैच खेलने हैं, 14 एक रोजा मैच खेलने हैं, फिर T20 क्रिकेट भी नॉन स्टॉप खेलनी है। आने वाले दिनों में हमको ICC चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में खेलनी है। तो हमको अपने जो अहम खिलाड़ी हैं उनको बहुत संभाल के रखना होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो एक अहम पहलू है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तवज्जुह से है, और वो क्या है, ये आप कोई सदर में या लाहौर के मॉडल टाउन में दुकान नहीं चला रहे, ये क्रिकेट बोर्ड चला रहे हैं। इसका आप मोहम्मद इल्जाम चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी को नहीं दे सकते क्योंकि वो तो अभी आए हैं, उनको नहीं पता। लेकिन ये जो डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाला है, आपके जो चीफ एग्जीक्यूटिव है सलमान नसीर साहब, ये क्या कर रहे हैं? ये कौन सी पॉलिसी वजह कर रहे हैं? देखिए, जिन्होंने 4.5 करोड़ रुपए देकर 100 क्रिकेट में नसीम शाह को लिया है, उन्होंने फिर उनकी पब्लिसिटी भी तो की होगी ना। उसके अलावा दुनिया भर में आपके खिलाड़ी लीग क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे हैं। ये कोई अचानक तो नहीं पता चल गया ना पाकिस्तान क्रिकेट को कि भाई आपको 9 टेस्ट मैच खेलने हैं, 14 एक रोजा मैच खेलने हैं। ये पहले से प्लान हुआ होगा ना। तो बात दरअसल ये है कि क्रिकेट बोर्ड के सरबरा को अगर वो खिलाड़ियों को टाइट कर रहे हैं, उनकी एयर टाइट कर रहे हैं, चीफ सिलेक्टर सिलेक्शन कमेटी से वाब रियाज को, अब्दुल रज़ाक को निकाला गया है डिसिप्लिन के हवाले से या किसी भी हवाले से, तो जरा इनसे भी पूछे, सलमान नसीर से, उस्मान वाला से, नदीम खान से, जो आप पूछ रहे थे। और पता है क्या, इस तरह लास्ट मिनट पुल आउट करना भी बड़ा वियर्ड होता है क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेट होती हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि भाई जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट आप पे अब्दुल्ला की है उन लोगों का क्या कसूर है? आप भी तो दुनिया आपकी लीग क्रिकेट कराते हैं ना। जब इस तरह खिलाड़ी बदल भी होते हैं, उनके लिए एवेन्यूज के दरवाजे भी बंद होते हैं कि भाई इनका क्रिकेट बोर्ड तो पता नहीं किस टाइम कोई भी फैसला ले ले। अच्छा, नसीम शाह के लिए तो चले ये फैसला आया है, लेकिन व्हाट अबाउट द अदर प्लेयर्स जो इस वक्त लीग्स वगैरह में ऑलरेडी कमिटेड हैं या फिर खेलने चाहते हैं? सोहेल इमरान, आप बताइएगा। 12-13 प्लेयर्स तो इस वक्त ऐसे हैं जिनको NOCs मिले हुए हैं, जिसमें हारिस रऊफ भी हैं, वो अमेरिका में खेल रहे हैं। इसके साथ साथ लंका प्रीमियर लीग में शादाब खान, कई क्रिकेटर्स 12-13 क्रिकेटर्स जो हैं वो इस वक्त खेल रहे हैं। ये जो सिनारियो पैदा हुआ ये ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर्स के लिए किया गया है कि जो तीनों फॉर्मेट हैं जिसमें नसीम शाह भी आते हैं, उसके बाद बाबर आजम हैं,
रिजवान हैं, शाहीन आफरीदी हैं, इनके लिए जो तीनों फॉर्मेट हैं उनके लिए पॉलिसी बन रही है। और ये बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि जी आपने जैसा पॉइंट उठाया कि अगर मुआहिदा हो जाता है और अगली टीम तैयार बैठी हुई है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, हमें उस जिस तरह जिक्र किया यानी कि ये जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है या CEO सलमान नसीर, इन लोगों का काम यही है कि एक ऐसी पॉलिसी वज़ा करें कि क्रिकेटर्स जो कि हो नहीं सकती, सिर्फ हम बातें कर सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये जो शोबा इंटरनेशनल है या दूसरे डिपार्टमेंट है, ये कभी भी नहीं करेंगे। होना ये चाहिए ताकि उस हजीमत से बचा जा सके कि अगर एक किसी प्लेयर की कमिटमेंट होने जा रही है या मुआहिदा होने जा रहा है, जैसे कि नसीम शाह की मिसाल ले लेते हैं। अगर नसीम शाह 100 के लिए जा रहे हैं तो पहले वो पूछे कि आया आप मुझे इजाज़त देंगे या नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पे तो ऐसे होता है कि प्लेयर्स जो हैं वो लीग खेल रहे होते हैं तो पीछे से आप उनको NOC जारी कर रहे होते हैं, या एक प्लेयर बांग्लादेश पहुंचा होता है तो शोबा इंटरनेशनल की तरफ से जाता है कि जी आपको तो NOC नहीं मिला तो आप वहाँ क्या कर रहे हैं, तो उसको वापस बुला लिया जाता है। ये सारी चीज़ें जब तक स्ट्रीमलाइन वैसे सुहेल, आप PCB के मामलात बड़े करीबी देखते हैं, ऐसा ये प्रैक्टिस कब से चल रही है कि आपने लीग खेलने जाना है और PCB ऑन बोर्ड नहीं है आपके साथ? मतलब ये इतना कैजुअल है कि ठीक है हम जाएंगे, खेल रहे होंगे, इस दौरान NOC आ जाएगा। ये पहले डिस्कस नहीं करते अपने शोबा इंटरनेशनल क्रिकेट से कि भाई ये डेट्स हैं, इसमें हम अवेलेबल नहीं होंगे। और इसमें कोई तो डिसिप्लिनरी एक्शन भी तो आ सकता है कि विदाउट एनी ऑथराइजेशन या इजाज़त या जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, यू डोंट रियली केयर अबाउट द रूल्स ऑफ द PCB और आप चल पड़े खेलने के लिए। अब्दुल्ला, बड़े ये रोना जो है ना वो हम बड़े अरसे से रो रहे हैं, लेकिन you know this is a surprise बोर्ड के जो for a lot of people like us कि ये पहले डिस्कस नहीं करते, उसके कानों पे जूं तक नहीं रेंगती है, उन्हें कोई असर नहीं होता है। अब आपको ये जो भी लेजेंड्स लीग खत्म हुई है जिसका फाइनल खेला गया 2 रोज पहले यहाँ पर बर्मिंघम में, उसमें 2 क्रिकेटर ऐसे हैं जिनके बारे में कोई अपडेट नहीं की गई, क्या आया उन्हें NOC मिला था या नहीं मिला था। अभी भी वेबसाइट पे पड़ी हुई है, मैंने कल रात तक देखी थी, तब तक तो नहीं था। वो क्रिकेटर्स खेल भी गए हैं लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई जारी नहीं किया गया क्या आया उनके पास NOC था या नहीं था। इनमें वहाब रियाज हैं, इनमें अब्दुल रज़ाक हैं। बाकी सारे क्रिकेटर्स के बारे में बताया गया था, सोहेब मकसूद के बारे में बताया गया था कि जी वो खेलेंगे, ये लेजेंड्स चैंपियन लीग जो है वो खेलेंगे। लेकिन इन दोनों क्रिकेटर्स के बारे में तो बताया, ये हालत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के शोबा इंटरनेशनल की, जिन्होंने ये सारे काम करने मैनेजमेंट तो जाहिर है उन्होंने कहाँ समझा होगा जरूरी कि वो NOC के चक्कर में पड़े, वो तो खुद ही उसका हिस्सा थे। याया जी, आप ये बताइएगा कि बाकी जो लड़के जिनका सुहेल भाई ने जिक्र किया जो खेल रहे हैं, मुख्तलिफ, हारिस रऊफ की भी बात हुई, तो ये नसीम वाला मामला क्यों अलग से आया सामने? क्यों बाकी जो लोग खेल रहे हैं वो आगे PCB के प्लान्स का हिस्सा नहीं है? क्या हम इससे ये अखज़ करें? नसीम देन आल्सो प्रोटेस्ट कि भाई मुझे ही क्यों एक एग्जांपल बनाया जा रहा है, या ऑल फॉर्मेट वाला ही चक्कर है बस? देखिए अब्दुल्ला, बात दरअसल ये है कि जिस तरह थोड़ी देर पहले अभी आपने और हुमा ने सवाल उठाया कि अगर आप खिलाड़ी जो हैं वो कोई मुंह उठाकर तो चले नहीं जाते, और ये जो लीग क्रिकेट होती है इसका बाकायदा तौर पर ड्राफ्ट होता है, इसका बाकायदा तौर पर शेड्यूल बनता है, इसके TV राइट सेल आउट होते हैं। तो 1 साल पहले ये सारी लीग जो है वो प्लान होती हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक प्रोफेशनल इदारा है, कोई छोटी सी दुकान नहीं है कि आज दुकान खोली कल शटर बंद कर दिया। तो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सलमान नसीर हो गए या उस्मान वाला हो गए, ये काफी अरसे से मौजूद हैं। सोहेल इमरान ने इतनी सारी बातों का हवाला दिया। मैं एक और चीज ऐड कर दूं, इतना मजाक पाकिस्तान क्रिकेट में होता है कि खिलाड़ी लीग क्रिकेट खेलने के लिए चला गया, अब उसकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई, आप उसको कह रहे हैं वापस आ जाए क्योंकि आपको इधर फिटनेस टेस्ट देना है। दुनिया में कहीं होता है ऐसे? फिर उसके बाद अब आप जो बात कर रहे हैं नसीम शाह की, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आपके मेन प्लेयर हैं वो जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं उनको आपको संभाल के रखना होगा, खासतौर पर बॉलर्स को। क्यों ऐसा है? और नसीम शाह तो बिल्कुल इस वक्त मुश्किल सूरत हाल में होंगे, उन्होंने सोचा होगा 4.5 करोड़ रुपए मिलेंगे, अब वो नहीं मिल पाएंगे। तो क्यों ऐसा है, मैं आपको उसकी वजूहत बताता हूँ। देखिए बात दरअसल ये है, 2023 में ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट फास्ट बॉलर है मिचेल स्टार्क, उनका नाम आप जानते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उन्होंने 2023 में टेस्ट, वनडे, T20 क्रिकेट, लीग क्रिकेट में वो खेले ही नहीं। उन्होंने 374.5 ओवर्स किए, यानी 2249 गेंदें कराई। इसके बरक्स शाहीन शाह अफरीदी ने, आपको अंदाजा कर लें कि उनके ऊपर आप वर्कलोड की बात करते हैं, 2023 में 473.3 ओवर्स किए हैं और उन्होंने 2841 गेंदें की हैं। फिर नसीम शाह की तरफ मैं आ जाता हूं, उन्होंने 295.4 ओवर्स किए हैं, 1774 गेंदें की हैं।
हारिस रऊफ जिन्होंने लास्ट ईयर मना कर दिया था कि वो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, उन्होंने 325.5 ओवर्स किए हैं। और आपके लिए हैरानकुन बात होगी, उन्होंने वनडे क्रिकेट में 178 ओवर किए, T20 क्रिकेट में 19 ओवर किए, लेकिन लीग क्रिकेट में उन्होंने जो है 127 ओवर कर दिए। तो फिर ये जो प्लेयर है आपके, वो इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट से पहले अनफिट हो जाते हैं। नसीम शाह भी आपको याद होगा अनफिट होकर वापस आए, और वर्ल्ड कप में आयरलैंड के खिलाफ जो मैच था फ्लोरिडा में, वो नहीं खेले, कहा गया कि जी उनकी पसली में जो है वो तकलीफ है। तो फिर ऐसे खिलाड़ियों को तो आपको संभाल के रखना होगा। आप कगिसो रबादा को देख लें जनूबी अफ्रीका के, आप जोश हेजलवुड को देख लें, आप मार्क वुड को देख लें इंग्लैंड के, उन्होंने इतनी बॉलिंग नहीं की है। उनका क्रिकेट बोर्ड को पता है कि किस बॉलर को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तो आपके बॉलर हैं, बैट्समैन को तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन रिजवान हो गए, बाबर हो गए, नसीम शाह हो गए, आपके शाहीन शाह अफरीदी हो गए, क्रिकेट बोर्ड को इनको संभाल के रखना होगा। एक तजवीज यहाँ पर मैं देना चाहूंगा कि परफॉर्मेंस के ऊपर तो अल्लाह माफ करे एक कैटेगरी में कोई नहीं आता, लेकिन इन खिलाड़ियों को आपको एक कैटेगरी देनी चाहिए जो कि तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, ताकि इनका कुछ अंदाजा हो सके। और दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जिम्बाब्वे और छोटी टीमों के खिलाफ इनको नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन इनकी मैच फीस इनको देनी चाहिए, क्योंकि हमारे खिलाड़ी जो है ना वो पाकिस्तान से इसीलिए भी कोई मैच नहीं छोड़ते हैं, वो कहते हैं मैच फीस का नुकसान हो गया। इंटरेस्टिंग। मगर ये जो ओवर्स का हिसाब आपने रखा हुआ है ना, ये अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये आपकी स्टैट्स काफी जबरदस्त किस्म की है। अच्छा, लेकिन अब जो आप कह रहे हैं कि एक कैटेगरी दे दें, कॉन्ट्रैक्ट्स की आपने बात की है, या ऑन द बेसिस कि वो तीनों फॉर्मेट्स खेलते हैं, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस? क्योंकि ये तो एक आपकी तजवीज़ कॉम्पनसेटरी है ना, कि मतलब कुछ तो इनको मिले। नहीं, देखिए हुमा, बात दरअसल ये है कि आप जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं ना, एक कैटेगरी में आप 3 चीजें उसमें मद्देनजर रखते हैं, और 3 चीजों में ये होता है कि वो सबसे मेन प्लेयर हो, तीनों फॉर्मेट खेलता हो और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। तो आपने एक कैटेगरी में रिजवान को रखा था, आपने बाबर को रखा था, आपने शाहीन शाह अफरीदी को रखा था, और एक अंदाजे के मुताबिक साल 2023 से 24 तक उनको कुछ 62 लाख रुपए महीना मिले थे। मैच फीस इसमें अलग है, 2 लीग के मुआहदे अलग हैं। लेकिन अब चूंकि आप ये सोच रहे हैं कि जी आपको अगले 9 महीने में मुश्किल क्रिकेट खेलनी है, और आपको लगता है कि बाबर, रिजवान, शाहीन, नसीम शाह ये तीनों फॉर्मेट में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको अब जो है ना वो इन खिलाड़ियों को थोड़ा सा सिक्योर भी करना होगा, इनका नुकसान भी बचाना होगा। तो अब आपको अगर आप इन्हें एनओसी नहीं दे रहे हैं फ्रॉम द बिग लीग्स, जाहिर है कि इनका फाइनेंशियल नुकसान भी होगा, तो इनको एक कैटेगरी देके कॉम्पनसेट आप कर सकते हैं। अच्छा सुहेल भाई, ये जो पता है, आई डोंट लाइक दिस टर्म सर्जरी वर्जरी, सो ये चेंजेस या अपग्रेडेशन या फिर मुस्बत तब्दीलियां उम्मीद के साथ हम कह रहे हैं मुस्बत, पीसीबी में ये सिलसिला कहाँ जाके रुकता नज़र आ रहा है? क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो तो सब कुछ वही है, सिर्फ अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज ही अलग हुए हैं, बाकी एवरीथिंग इज़ द सेम। अब्दुल्ला, ये सिर्फ 30-40 सेकंड लूँगा, मैं यहाँ पर बात करूँगा कि अभी एनओसी ना देने के मामले के ऊपर मैं सोशल मीडिया पर भी देख रहा था, कुछ था प्लेयर्स के सामने आ गए कि इसका इतना नुकसान हो गया, फलां को फलां नहीं मिला। पिछले साल इन्हीं दिनों में हम यहाँ बैठ बात कर रहे थे जब एशिया कप के लिए टीम ने जाना था, उस वक्त भी फिटनेस मसाइल का सामना था, और फिर एशिया कप जब हार के आए तो एक रिव्यू कमेटी का इजलास हुआ था जिसमें क्रिकेट कमेटी भी थी, तो उसमें सबसे ऊपर पॉइंट ये रखा गया था कि खिलाड़ी फटीग का शिकार थे और खिलाड़ियों ने लीग ज़्यादा खेली। अब सब ने इस बात से इतफाक किया था। अब अगर प्लेयर्स को बचाया जा रहा है तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर किसी को कोई एतराज़ करना चाहिए, बल्कि इसको एक ऐसा इकदाम करार देना चाहिए एज फार एज पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज कंसर्न। जहाँ तक आपने तब्दीलियों की बात की है, मैंने गुज़श्ता हफ्ते भी आपको कहा था कि अभी क्योंकि अभी आशूरा भी आ रहा है तो इसके बाद जो है वो नज़र आएंगी चीज़ें, क्योंकि अभी क्रिकेट वाइट बॉल की बड़ी दूर है, तो इसलिए मुनासिब नहीं है कि क्रिकेट वाइट बॉल जो होनी है वो नवंबर में होनी है और उसका पहला मैच पहले हफ्ते में नवंबर में खेला जाना है। तो अभी से आप कप्तान का भी फैसला कर लें और 5 खिलाड़ी जिनकी हम अक्सर जिक्र करते हैं कि वो वाइट बॉल टीम में नज़र नहीं आएंगे, उनका भी आप फैसला कर लें। अभी तो रेड बॉल टीम है, उसका अनाउंसमेंट अगस्त के पहले हफ्ते में हो जाएगा या इस महीने के आखिर में हो जाएगा, फिर उनका कैंप लगना है 6-7 अगस्त से, तो उसमें भी आपको मैनेजमेंट में भी कुछ तब्दीलियाँ दिखाई देंगी जो टीम नई बन रही है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें होंगी और जो जिनकी चीज़ों की उम्मीद अब्दुल्ला खास अरसे से लगाए बैठे हैं वो ज़रूर पूरी होंगी। चलिए जी, अच्छी बेहतरी के लिए हो, मतलब नहीं हो। अच्छा, फाइनली ये भी बता दें या आप बता दें कि ये सारे चेंजेस जो हो रहे हैं ऑब्वियसली एज वी आर डिस्कसिंग ये बेहतरी के लिए हो रहे हैं, पीएसएल इम्पैक्ट हो सकता है विद ऑल द एनओसीज गोइंग आउट, कौन कितने लीग्स खेल सकते हैं, या पीएसएल की डील कुछ और होती है?
देखिए बात दरअसल ये पीएसएल तो आपका डोमेस्टिक टूर्नामेंट है ना, उसमें तो आपके खिलाड़ियों को इजाजत देनी पड़ेगी। अगर आप अपने खिलाड़ियों को रोक लेंगे तो वो पीएसएल कैसे हो सकता है। लेकिन पीएसएल के हवाले से भी बातें तो वही है ना, इंजरीज, फटीग, जो कंसर्न्स हैं। पीएसएल तो पाकिस्तान का टूर्नामेंट है ना, आप मुल्क के लिए खेल रहे हैं ना, तो पीएसएल को तो आपको अलाउ करना, खबर बताइए जी, पीएसएल में तो आपको जाना होगा। लेकिन मैं आपको अभी जो थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे कुछ बेहतरी के हवाले से, तो आप मुझे बता दीजिए कैसे होगी बेहतरी। आप नदीम खान जो के एहसान मानी के दौर में 6 टीमों का कॉन्सेप्ट लेकर आए, फिर नजम सेठी आए तो उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट क्रिकेट भी ऑन हो गई। अब पाकिस्तान क्रिकेट में उनको अहम जिम्मेदारियां दे दी गई हैं, तो कैसे पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी होगी मैं ये जानना चाहता हूं कि ट्राई एंड टेस्टेड नदीम खान को अब आग का तारा बन गए सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब की। उसके बाद ठीक है आपने लोगों से ही काम लेना, रिपोर्ट से तो काम लेना नहीं है, तो कोई आपको बेहतर चीजें नजर नहीं आएंगी, सिर्फ चीजों को इधर से उठाकर उधर रख दिया जाएगा। और ऐसा लग रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो तमाम फसाद की जड़ है। शाहीन शाह अफरीदी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट में जो नाकामी हुई है वर्ल्ड कप में, हम भारत से हार गए, हम अमेरिका से हार गए, सारे मामला जो हैं वो शाहीन शाह अफरीदी के गिर्द घूम रहे हैं। फिर अगर मैं शॉर्टली आपको बता दूं कि वो मोहसिन रजा नकवी साहब कह रहे थे कि जी 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी हमने इसलिए बनाई है, एक चीफ सिलेक्टर इसलिए नहीं बनाया कि हम चाहते हैं कि 4 और 3 के रोशुसु फैसले हों। तो अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज के ऊपर आपने कैसे मलबा गिरा दिया कि जी सारे जो प्लेयर थे जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे वो टीम में सिलेक्ट हो गए। वो तो खुद भी यही कह रहे हैं दोनों, वो तो खुद भी यही कह रहे हैं दोनों कि हम अकेले कैसे डिसाइड कर सकते हैं। वी जस्ट हैड वन वोट। सो हम पीसीबी के मामलात का इससे पहले सोहेल भाई जिक्र कर रहे थे ना कि चलिए वहाब और अब्दुल रज़ाक तो चले गए, बाकी खिलाड़ियों पे भी बात हो रही है, लेकिन वो लोग जो अरसे से मैनेजरियल पोजीशन संभाले हुए हैं एंड यू नो द सिस्टम इज द सेम एंड देयर इज नो इम्प्रूवमेंट, वो वहीं रहेंगे या ग्रेजुअली उस पे भी नजरसानी की जाएगी? उम्मीद तो यही की जा रही थी जब नई रजीम आई थी कि बहुत जल्द फैसले होंगे इनके बारे में भी, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो गया ये मामला। अब जिस तरह पूरे का पूरा आगाज़ में हमने लीग्स के हवाले से बात की, या ने भी उस शोबे के बारे में बात की इंटरनेशनल के हवाले से, और मैं भी वही चीज़ दोहराता रहा हूँ कि उनकी ये तमाम तर गलतियाँ जो एन वक्त के ऊपर एनओसीज जारी किए जाते हैं या वापस ले जाते हैं या डिक्लाइन किए जाते हैं, इसकी पॉलिसी बननी चाहिए। डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो मैनेजरियल की आप चीज़ों की एडमिनिस्ट्रेशन की आप बात करें उसमें अभी बहुत कुछ होने की ज़रूरत है, क्योंकि उस वक्त उसकी तरफ आम लोगों की नज़र नहीं जाती है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि कोच कौन आया, कप्तान कौन आया, टीम में कितनी तब्दीलियां हुई हैं सिलेक्शन कमेटी में। जो अंदर के शोबे हैं उनके बारे में वाकई ही बहुत कुछ होने की ज़रूरत है। डोमेस्टिक में भी बहुत कुछ होने की ज़रूरत है, शोबा इंटरनेशनल है, इसी तरह दूसरे डिपार्टमेंट है। तो डेफिनेटली जिस तरह ज़रूर उसके ऊपर भी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने नज़र रखी होगी, लेकिन ये जो 3-4 शोबे जिनकी अक्सर औक़ात पब्लिक भी बात करती है, हम लोग भी, मीडिया भी बात करता है, उसके ऊपर मेरा ख्याल है पहले फोकियत दी जा रही है, पहले तरजीह दी जा रही है, और उसके बाद मैनेजरियल की तरफ जो है वो चीज़ें आएंगी। क्योंकि आगे एक तो क्रिकेट बहुत ज़्यादा है और क्रिकेट बोर्ड ने अपने अपग्रेडेशन का भी काम शुरू कर दिया, चैंपियंस ट्रॉफी में भी कुछ ज़्यादा वक्त नहीं रह गया, तो लगता है कि उलझाव ज़्यादा है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। ऑलराइट, अ लॉट इज हैपनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर याह्या एंड सोहेल इमरान, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। सोहेल भाई ने कहा उलझाव बहुत ज़्यादा है, मेरा दिमाग बिल्कुल डाइवर्ट हो जाता है इस तरह के अल्फाज जब मैं सुनता हूँ ना। वैसे शायरी जहन में आती है, मौसीकी आने लगती है जहन में, उलझाव बहुत ज़्यादा है, उलझने हाँ, कुछ उलझ सा जाता है यहाँ पे। तो फिर हम ब्रेक ले लेते हैं ताकि आप डी उलझ जाएं और अपने आप को सुलझाएं, सुलझ जाएं। हम ब्रेक ले लें। We'll see you in a bit. भाई पिछले दिनों हमने देखा सांगड़ में ऊँटनी की टांग काट दी गई थी, गधों की हालत इज़ार भी हम देख चुके हैं, और इनमें इतनी जान नहीं होती जितना मालिकान उन पे बोझ डालते हैं, लाते हैं, मुशक्क़त लेते हैं। पाकिस्तान में चिड़ियाघरों में जो जानवरों के साथ हुआ है या हो रहा है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। कराची में नूरजहां हथनी की मुनासिब देखभाल ना हो सकी, वो दुनिया से चली गई। हाल ही में एक गधे के कान का व्हाट आर वी डूइंग? ये भाई छतों से, बिल्डिंग से, इट्स अ स्पोर्ट के कुत्तों को नीचे फेंक देना, मतलब ये हमारे यहाँ ये चीज़ें होती है ना। ये बिल्कुल यही वाला जो वाक़या आया था
टांगे टूट गई कुत्ते की, और फिर छत से नीचे फेंकने में प्राइस मनी ऑफर की गई कि जिसने किया है उसको पकड़ा जाए। सिविल सोसाइटी और जानवरों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली तंजीमों की तरफ से मुतालबा जोर पकड़ रहा है कि ऐसे वाक़यात को रोका जाए, 100% रोका जाए। जानवरों के हकूक के मामले में पाकिस्तान आलमी दर्जाबंदी में किस दर्जे पे? ई। कैन यू इमेजिन? और जानवरों के हकूक के लिए कानून जो है वो 1819 में अंग्रेज़ सरकार ने बनाया था, जो अब जो है वो बिल्कुल फरसूदा तो हो ही चुका है। नॉट दैट उस पर पहले भी कोई अमल होता था, और इसमें बहुत थोड़ी सी सज़ा है, मगर अफसोस इस पर ऑब्वियसली थोड़ी सी सज़ा के लिए भी कुछ अमल दरामद नहीं है। 2021 में महकमा लाइफस्टॉक सिंध की जानिब से ऑल्दो एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था, आज तक असम्बली में पेश नहीं किया जा सका उसे। वफाकी हुकूमत ने 2018 में जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी की, मगर वो सिर्फ इस्लामाबाद तक ही महदूद रही है, और वक्त आ गया है सर्टनली कि तमाम सूबे जानवरों के हकूक़ से मुताल्लिक़ कवानीन को तब्दील करने पर सोचें। डेफिनेटली सोचना भी चाहिए। नईम अब्बास साहब हमारे साथ हैं, एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं। नईम अब्बास साहब, पहले तो ये बता दें कि हमारे मुल्क में देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट, जहाँ किसी के भी ऑलमोस्ट हकूक जो हैं वो पूरे नहीं होते। लोग कहते हैं कि हम जानवरों पे इतनी अटेंशन क्यों डालें? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया, और आप लोगों ने बड़ी खूबसूरती से इब्तदाइया में सारा एक्सप्लेन कर दिया है। और ये जो आपने बात करी है, सबसे ज़्यादा जो एनिमल वेलफेयर के लिए काम करने वाले या एनिमल राइट्स पे काम करने वाले लोग हैं, उनको ये फिक्रा सुनने को मिलता है। सबसे ज़्यादा ये फिक्रा सुनने को मिलता है जब भी आप किसी ऐसे शख्स के पास जाते हैं जिससे आप ये कहें कि एनिमल जो है वो उसकी प्रायोरिटी वेलफेयर की करनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि जानवर यहाँ पे कई तरह के हैं। पहले नंबर पर तो तमाम जानवर जो हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो खुद से ना अपना ध्यान रख सकते हैं, और अल्लाह ताला ने ये निज़ाम बनाया हुआ इसी तरह का। फिर अभी आप जिन एनिमल्स को दिखा रहे हैं, जैसे डंकीज हैं, म्यूल्स हैं, हॉर्सेज हैं, अगर आप सिर्फ इस एनिमल की बात करें, कैमल है, बफलो है, कॉ है, अगर आप इनकी बात करें तो आप देखें पूरा का पूरा घरों का निज़ाम इनके ऊपर चलता है। ये लोगों की रोजी रोटी जो है उसका सामान पैदा करते हैं, और पूरे पूरे घर का चूल्हा इनके ऊपर चलता है। ये सिर्फ जानवर नहीं है, बल्कि ये हमारी सोसाइटी के बड़े प्रोडक्टिव मेंबर्स हैं। और दूसरी तरफ अगर आप बाकी छोटे स्मॉल एनिमल्स की बात करें तो हर एक की अपनी प्रोडक्टिविटी है, हर एक का अपना एक रोल है, और ये बड़ा लेम एक्सक्यूज है, और हमारे आहिस्ता आहिस्ता मुआशरे के अंदर ये रुझान बढ़ता जा रहा है अनफॉर्चुनेटली। अच्छा नईम साहब, हमने गांव देहात में जानवरों से बहुत प्यार करने वाले लोग भी देखे हैं, जो डंगर पालते हैं, जो अपनी ज़बान में उन्हें डंगर अपने वो लिटरली अपने बच्चों की तरह इनका ख्याल रखते हैं। सो वो जो रैंकिंग है जिसमें हम ई पे खड़े हैं, ये कैसे डिटर्मिन होती है? इस तरह के वाक़यात जब रिपोर्ट होते हैं, क्योंकि इस तरह के इंसिडेंट्स आई एम श्योर दुनिया में और भी कुछ अजीब से वियर्ड लोग होते हैं जो इस तरह से जुल्म ढाते होंगे जानवरों पे, या फिर हमारे यहाँ वाकई ये ट्रेंड ज़्यादा है? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अभी भी देहातों में चले जाएं, या वो लोग जिन्होंने जानवर पाले हुए हैं, अगर आप उनसे पूछें कि इस जानवर की वैल्यू क्या है, तो मेरा बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, और ये फिक्रा बहुत सुनने को मिला है कि लोग कहते हैं ये हमारा कमाऊ पूत है, कमाई करने वाला बच्चा है हमारा। और ये मैं आपको बताऊं, दो तरह से सोसाइटी के अंदर तब्दीली आ सकती है, और दोनों फ्रंट्स के ऊपर हम बड़े वीक हो गए हैं। एक फ्रंट है, जैसे स्टार्ट में बताया कि 1890 में ये कानून बना था, जब अंग्रेज का दौर था, तो 1890 के अंदर प्रिवेंशन ऑफ क्रूरलिटी टू एनिमल्स एक्ट बना था, और उसका मकसद था कि लोगों को रोका जाए वो किसी किस्म की क्रूरलिटी ना करें। और उस वक्त में आप देखें 1890 में 50 रुपए से 100 रुपए तक फाइन होता था, उस वक्त बड़ा हाईएस्ट फाइन था ये। लेकिन वक्त गुजरता गया, ये लॉ जो है पाकिस्तान में वैसे ही पड़ा है, और जब 18वीं तरमीम हुई है उसके बाद सूबे इंडिपेंडेंट हो गए, और ये जो लॉ था ये सिर्फ इस्लामाबाद तक के लिए रह गया, क्योंकि जब तक इस लॉ को भी अगर चले जैसा भी लॉ है, लेकिन एटलीस्ट कोई लॉ है। अब जितने हम एट्रोसिटीज जानवरों के अगेंस्ट देख चुके हैं पाकिस्तान में, कभी ये लॉ इन्वोक हुआ है? कभी इन प्रैक्टिस कोई ऐसा केस आपके सामने आया है? रेयरली मैं कहूँगा। और फिर मैं बताऊं, ये अभी नहीं, अगर आप सिंध की बात कर रहे हैं या पंजाब की बात कर रहे हैं, तो ये वहाँ अप्लाई नहीं होता, क्योंकि इन्होंने नोटिफाई नहीं किया हुआ।
सूबे इसको नोटिफाई करेंगे तो वो पुराना लॉ भी तब ही एप्लीकेबल होगा। तो अच्छा, तो एक तो मैंने कहा ये लीगल साइड जो है वो बड़ी वीक है, आप जो मर्जी कर लें एनिमल के साथ तो आपको पेनल्टी कोई नहीं होगी। दूसरी तरफ आपके माशरती जो अवेयरनेस है वो लेवल ये है कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, आप चले जाएं गलियों में, आप उनसे पूछ के देखें तो वो जानवरों को पत्थर मारना उनका गेम है। अब उन बच्चों को पता नहीं है, उनको सिखाया नहीं गया। आपके जो तालीमी निसाब है, जब तक वहां पे बच्चों को बताया नहीं जाएगा कि ये एनिमल्स हैं, इनके अंदर भी जान है। आप की बात को आगे लेते हुए मैंने आपसे पूछना है, वो जो पत्थर मारने वाले सीन हमने भी देखे हुए हैं, डू वी ऑल्सो डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सर्टेन एनिमल्स? फॉर इंस्टेंट कुत्ते की तो मतलब हमारी ये मिसालों में भी इस्तेमाल होता है, कुत्ते वाली जिंदगी, ठीक है, किसी को जलील करना हो तो ये कह देना, मतलब आई थिंक जितना डॉग्स अब्यूज होते हैं शायद उतना जुल्म और किसी जानवर पे ना होता हो। सो हमारी ये एनिमोसिटी है, हमारी दुश्मनी है कुछ जानवरों से मखसूस, और बाकी हम फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं। सच कहा आपने, ये आपने बड़ी खूबसूरत एंगल के ऊपर हमारी जो माशरती रवायात है उनकी तरफ आपने इशारा दिया है कि स्टीरियोटाइप बिहेवियर अटैच हुए हुए हैं। अभी डॉग है, आपने कुत्ते गाली में कुत्ता लफ्ज यूज करना शुरू किया जब से, और पता नहीं कब से, तो आपने गुस्से में जिसको कहना है कुत्ता कहना है, यानी कि जो बदतर या बुरा तरीन उस वक्त आपको शख्स लग रहा हो तो आप उसको कुत्ता कहते हैं, यानी कि कुत्ता इज इनफीरियर। देन आप गधा कहते हैं, फलाना तो गधा है। आपने देखा होगा रिलीज के अंदर पकड़ के ले आते हैं गधों को, उनको मार रहे होते हैं, उनके ऊपर बंदे को बैठा देते हैं। और आपने देखा होगा कि जो सेंसस आता है झूठा सच्चा, जिस तरह के अभी 1 लाख गधे बढ़ गए, इंटरनेशनल मीडिया इंडिया की बात कर लेता हूँ, वो ट्रोल कर रहा होता है, पाकिस्तानी एक दूसरे को ट्रोल कर रहे होते हैं कि भाई गधे तो बड़े हैं, असेंबली में भी हैं, फलानी जगह भी। आपने वो स्टीरियोटाइप वो बना दिया कर दिया। आप एक बंदा जो जिसको सुना जा रहा है, अगर वो कुत्ते या गधे या किसी भी जानवर को कोई स्टीरियोटाइप उसके साथ अटैच करता है तो उसको सोचना चाहिए कि मेरे इस बात कहने से मैं कौन सा कल्चर प्रमोट कर रहा हूँ, कहीं मैं क्रुएलिटी तो प्रमोट नहीं कर रहा। अच्छा, अब ये लोगों का माइंडसेट बदलना, ये सारी हमने ये टर्म्स बना लिए हैं, ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स तो खैर हमारे सामने ही है, नॉट ऑल, लेकिन एटलीस्ट ये किससे बहुत बड़े बड़े सामने आ जाते हैं। इस हवाले से क्या किया जा सकता है? अब री एजुकेशन करना इज अनदर स्टोरी, लेकिन लॉज को स्ट्रॉन्ग करना, लेकिन इन लॉज को कोई इन्वोक भी करे, बहुत से एलिमेंट्स हैं। क्या लगता है आपको कि वर्केबल है? देखिए, हमें एक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पे जाना होगा अगर चेंज लेके आना है तो। शॉर्ट टर्म मुझे लगता है सबसे पहले तो आपके पास अपने लॉज को, अपडेटेड लॉज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कोई लॉ होगा तो किसी को खौफ भी होगा, अगर लॉ ही नहीं है तो क्या है। अच्छा, पहले नंबर पे ये हो गया। जैसे आपने सिंध की बात की, आपको बताता चलूं कि 4 सूबों के अंदर हमने, मैं ग्रुप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हम लोगों ने 4 सूबों में लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट्स के साथ मिलके 2021 और 22 में एनिमल वेलफेयर लॉ ड्राफ्ट किए हैं। 4 सूबों में वो ड्राफ्टेड है। अब उन ड्राफ्ट्स को रिव्यू करके तो असेंबलीज में लेके जाना है। बट मैं बताऊं आपको, ये प्रायोरिटी नहीं है हमारी। प्रायोरिटी एनिमल वेलफेयर इज नॉट आवर प्रायोरिटी। पहले नंबर पे तो लॉज की बात हो गई। दूसरे नंबर पे जो मीडियम टर्म चीजें हैं वो ये है कि इनके इलाज मुआवजे के लिए और कम्युनिटी की तरबियत के लिए प्रोग्राम्स, जो एनजीओज हैं, सिविल सोसाइटी के इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट्स हैं, इनको मिल के माशरे में एक तो अवेयरनेस पे काम करना चाहिए, दूसरा इनकी जो नीड्स हैं, अगर कोई जानवर इंजर्ड है उसको रिस्पॉन्ड करें, अगर कोई जानवर कहीं पे क्रुएल्टी बंदा कर रहा है उसको मना करें। माल नरिश्ड है, उसकी देखभाल नहीं हो रही, क्योंकि ये तो बहुत बार होता है। हाँ, उनके जो इश्यूज हैं उनके ऊपर उनको रिस्पॉन्ड भी किया जाए, लीड लेनी चाहिए लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट्स को, और सपोर्टेड बाय एनजीओ, छोटी छोटी एनजीओ हैं, वो आपको एक रोल मॉडल तो बना के दे सकती हैं, लेकिन वो स्टेट का रोल रिप्लेस नहीं कर सकती। और जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी जो सस्टेनेबल होनी चाहिए वो ये है कि जो स्कूल एजुकेशन है उसके अंदर जो बच्चे छोटे हैं वहां पे हमें ऐसा करिकुलर डेवलप करना चाहिए जो एनिमल वेलफेयर को प्रमोट करे। मुझे कमेंट करने दें कि 2 साल पहले जो गवर्नमेंट थी, नेशनल गवर्नमेंट थी, एनसीसी नेशनल करिकुलम काउंसिल ने एक छोटा सा किताबचा एनिमल वेलफेयर के ऊपर बनाया है, और वो बना के इस्लामाबाद की हद तक तो उन्होंने स्कूलों के अंदर इनकरेज किया है। अब वो मेरा ख्याल है इसी मॉडल को रेप्लिकेट करने की जरूरत है
और एग्जांपल्स हमारे सामने छोटी to the provinces as well. This education part is probably, मुझे लगता है कि it is the most important part. It is a very very important part. बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि माशरे में रवैयों में तब्दीली नहीं आएगी तब तक हम ये बहस करते रहेंगे, ये मसला हल नहीं होगा। और इनवेरिएबली बात तो हम एनिमल राइट्स की कर रहे हैं और उनको किस तरह ट्रीट करना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ये अपने अंदर तब्दीली लाने की बात और एम्पैथी लाने की बात भी है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। अच्छा जी, एक चीज़ जिस पे हम बात करना चाहेंगे, जब अच्छी चीज़ें चल रही हो ना तो उनको चलते रहना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला पंजाब 2010 में सूबे में दानिश स्कूल प्रोजेक्ट शुरू किया था, आप लोगों को याद होगा, जिसका मकसद गरीब और मुस्तहिक तलबा को मुफ्त और मयारी तालीम फराहम करना था। और इस मंसूबे पर बहुत तनकीद की गई थी उस वक्त, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अब इस प्रोजेक्ट को गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के दीगर हिस्सों तक वसी करने का फ़ैसला भी किया है। इनफैक्ट इस्लामाबाद में तो दानिश स्कूल के लिए 10 एकड़ ज़मीन भी मुख्तस कर दी गई है इसी काम के लिए। और ये इसलिए हुआ क्योंकि एक बच्चा जो दानिश स्कूल से पढ़ा हुआ था, उसने इंटर में फर्स्ट पोजीशन हासिल की, जिसकी खुसूसी मुलाकात हुई, और उस टॉपर का नाम है आयान काशिफ। सो आयान से हम इनकी स्टोरी जानेंगे। बहुत शुक्रिया आपका आयान, कंग्रेचुलेशंस फॉर योर टॉप पोजीशन, फॉर योर फर्स्ट पोजीशन। मुबारक। आपका अपना जर्नी दानिश स्कूल में किस ग्रेड में, किस क्लास में शुरू हुआ, हम ज़रा आपके सफ़र के बारे में भी जानना चाहते हैं। दानिश, आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा जी, आयान नाम है, सॉरी, आवाज आ रही है? आयान, ओके। आई थिंक वो जो लैपटॉप इनको मिला था वो अभी इन्होंने जरा उसको इंस्टॉल किया है, कनेक्ट किया है। चले हम आपको एक फुटेज पे लेके जाते हैं जो एक्चुअली लाइव व्हाइल वी वर डूइंग द शो, तो उसी वक्त ये तकरीब भी हो रही थी एंड वी वर टच्ड बिकॉज वो आयान काशिफ जो टॉपर है, ही वाज सो कॉन्फिडेंट। आयान से हो गया जी हमारा राब्ता। आयान, बहुत मुबारक हो आपको, आपकी अम्मी को, जिनको हम उस दिन भी देख रहे थे, आपके घर वालों को। आपका सफ़र दानिश स्कूल में कब शुरू हुआ, कौन से ग्रेड में थे आप जब आपने यहाँ एडमिशन लिया? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जब मैं 7th के एंड में था तो फिर यहाँ पर मैंने एडमिशन लिया था 7th के एंड में। 7th के एंड में एडमिशन लिया, यानी कि आपने 3 साल यहाँ पढ़ा? जी जी। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने जब इधर एडमिशन लिया था तो क्या एक्सपेक्टेशन थी, बिकॉज जब स्कूलिंग हो रही होती है तो बड़ा एक कंपटीशन होता है और बच्चे भी चाहते हैं जी हम फलां स्कूल में जाएं या फिर हमारे दोस्त उस स्कूल में जा रहे हैं, तो कैसा आपको लग रहा था उस वक्त दानिश स्कूल ज्वाइन करना? जी जी, जैसे मुझे दानिश स्कूल का पहले ही पता था और मैंने इसका बहुत नाम सुना था, मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये मुझे सपोर्ट करेगा और यहाँ का टीचर्स ने मेरी उम्मीदों पर पूरे उतरे हैं और बिल्कुल सपोर्ट किया है और तभी मैं ये अचीव कर पाया। तो दानिश स्कूल्स का इस पोजीशन में बहुत बड़ा क्रेडिट है। और जाहिर है आपकी अपनी मेहनत है, आपके टीचर्स की मेहनत है। क्या है स्कूल का माहौल, पढ़ाई का स्ट्रक्चर क्या है? क्या आपको कुछ अलग से क्लासेस भी लेनी पड़ती हैं जिनको आम ज़ुबान में ट्यूशन्स कहते हैं, या फिर आप स्कूल में ही जो पढ़ते हैं वो आपके लिए काफ़ी होता है? ज़रा वो सिस्टम समझाएं हमें। सर, मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी ट्यूशन ना अकेडमी गया हूँ। आई थिंक जो एक बंदे की बेस होती है वो बहुत मैटर करती है, क्योंकि मेरी मदर एजुकेटेड है तो उन्होंने मेरी बेस बिल्ड किया और फिर आगे दानिश स्कूल का सारा रोल है और जो हमें टीचर्स पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे जो फर्दर कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्ड हो। उसके बाद जिन बच्चों को उनके मेंटल कैलिबर के हिसाब से जो टीचर्स हैं वो डील करते हैं और अगर हमें एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत हो तो वो भी हम टीचर्स से रिक्वेस्ट करके हम एक्स्ट्रा क्लासेस भी ले सकते हैं। अच्छा आयान, हम तो इस बात पे ही हैरान हो गए कि आपने एक्स्ट्रा कोचिंग या ट्यूशन जिसको कहा जाता है, क्योंकि आजकल तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि यंगस्टर्स जो है, स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा कोचिंग वगैरह ना लें। सो दिस इज़ ट्रूली कमेंडेबल और इसका क्रेडिट डेफिनेटली आपकी मदर को भी जाता है, लेकिन टीचर्स को भी बहुत जाता है। जो अटेंशन आप कह रहे हैं आपको भी मिली स्कूल से और आपको ज़रूरत नहीं पड़ी कोई एक्स्ट्रा कोचिंग की, वो हर स्टूडेंट को उसी तरह अटेंशन मिल रही होती है वहाँ? जी जी बिल्कुल, एवरी स्टूडेंट को उसके जो मेंटल कैलिबर है उसके हिसाब से डील किया जाता है। स्टूडेंट्स जो टीचर्स हैं उनकी एवरी स्टूडेंट के लिए फुल अटेंशन होती है और जो टीचर्स हैं उनकी पूरी कोशिश होती है कि जो बच्चा है वो जो टॉपिक पढ़ाने हैं उसको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ सके। अच्छा, तो मुझे बताओ, ये जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, इन्हें आवाज़ आ रही है यार?
जी जी यार। हाँ, इनको आइडिया हो जाता है कि भाई हमारे पेपर कैसे गए हैं, मतलब जी, हमें भी पता था कि यार हमने कुछ ठीक किया, हम अच्छा ही इंशाल्लाह करेंगे। सो डिड यू एक्सपेक्ट कि आप टॉप ही कर जाओगे बोर्ड में? Yes, I was expecting some position, but I was not expecting the top position. But जो हमारे टीचर्स थे, उन्होंने सब टीचर्स की मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। और जिस पे आप पूरा उतरे और उसके बाद आप वज़ीर आज़म हाउस तक पहुंचे। हाँ, ये जरा कहानी ये भी बताएं कि वज़ीर आज़म से मुलाकात होना, आपकी वालदा भी वहाँ साथ बैठी हुई थी, वो सारा एक्सपीरियंस कैसा था? जी वो बहुत आई couldn't believe it, क्योंकि ये एक बहुत मेमोरेबल एक्सपीरियंस था कि मेरी वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने उनसे दानिश के लिए रिक्वेस्ट भी की कि इसे अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे प्रमोट कर दें तो फर्दर स्टूडेंट्स के लिए बहुत रिलीफ हो जाएगा। तो एक ये बहुत मेमोरेबल मोमेंट है मेरे लिए भी और मेरी मदर के लिए भी। अच्छा, आप बहुत सारे वालिदैन को भी और बच्चों को भी इंस्पायर कर रहे हैं, ज़रा हमें दानिश स्कूल सिस्टम के बारे में समझाएं कि कौन से ग्रेड से यहाँ पे एडमिशन लिया जा सकता है। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई हमें तो आपके जैसा बंदा है, बहुत से ब्रीफली हमारे पास टाइम कम है, वालिदैन सोच रहे होंगे कि हमें भी स्कूल सिस्टम में डालना है। जी, तो आप जो यहाँ पर आप 6 क्लास से एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि 6 से आके सेकंड ईयर तक ऑनवर्ड्स है यहाँ पर क्लासेस, तो 6 क्लास से आप एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पर। अच्छा 6, अब जल्दी से ये बता दें अयान कि आगे क्या करना है? जी आगे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर में मेरा इंटरेस्ट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जबरदस्त, बहुत ही अच्छी फील्ड आपने अप्लाई कर दिया आप सब जगह? जी सॉरी, अप्लाई कर दिया आगे एडमिशन के लिए? नहीं सर, ये दानिश स्कूल में सेकंड ईयर तक है। सेकंड ईयर तक आप यहीं पे पढ़ेंगे? वंडरफुल जी, वंडरफुल। यानी आपकी अभी हम एक और अचीवमेंट आप सेकंड ईयर में भी टॉप हम करेंगे। यहाँ पे भी आपके अचीवमेंट देखेंगे और दोबारा आपको इंटरव्यू करेंगे। और आपकी अम्मी को भी बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। अयान, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। व्हाट एन इंस्पिरेशन एंड एग्जांपल फॉर अदर यंगस्टर्स। ब्रेक के बाद मिलेंगे, जल्दी से आ रहे हैं वापस। अच्छा जी, बड़ा अहम फैसला भी आया जिसके हम सब मुंतज़िर थे। मखसूस नशस्तों का केस हो या इद्दत में निकाह का केस, तहरीक इंसाफ को अदालतों से एक के बाद एक रिलीफ मिल रहा है। जुमे को सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने तहरीक इंसाफ को निहाल कर दिया खुशी से, और उसे असम्बलियों में तहरीक इंसाफ की शनाख्त न सिर्फ वापस मिल गई बल्कि मखसूस नशस्तें मिलने के बाद कौमी असम्बली में वो सबसे बड़ी जमात भी बनने जा रही है। उधर इद्दत में निकाह केस में भी अदालत ने बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को बरी कर दिया है। तहरीक इंसाफ ऐसे मौके पर आपको पता ही है, खुशियाँ तो वाकई इनके रहनुमाओं की देखने वाली थीं। ज़रा कुछ विजुअल्स हम आपसे शेयर करते हैं। ये चाहते थे कि सीटें हमसे छीन कर और हमें माले गनीमत के तौर पे बांट दें और आइन का हुलिया बिगाड़ें। आइनी तरामीम के जरिए उनके इरादे आज पाश पाश हुए हैं। आज आइन की फतह हुई है। ये बहुत बड़ा दिन है, ये बहुत बड़ा दिन है। मैं अवाम को खुशखबरी देता हूँ कि आज हमने एक कानूनी जंग जीती है, अब हमें सियासी जंग भी जीतनी है। मेरी नज़र में हमारी यकीनी तौर पे एक्सपेक्टेशन जो थी या जो हमारी उम्मीद थी उससे बहुत बेहतर फैसला हुआ है। खान साहब के खिलाफ 2 केसेस थे, एक अलकादर उसमें खान साहब की बेल है, दूसरा ये वाला केस जिसमें खान साहब जेल में थे। आज खान साहब की रिहाई होने चाहिए, ये आखिरी केस था जो खत्म हो गया। साथ ही आपको बताएं कि PTI को मिलने वाले गैर मामूली अदालती रिलीफ हुकूमती जमातों के लिए बड़ा सियासी धचका साबित हुआ है और हुकूमत का आइन में तरमीम का ख्वाब चकनाचूर हो गया है। हुकूमती जमातें, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM समेत तमाम हुकूमती जमातें अदालती फैसलों से सख्त नाखुश हैं। नून लीग का वाज़े मौक़िफ़ है कि तहरीक इंसाफ को अदालत ने वो कुछ दे दिया जो उन्होंने मांगा भी नहीं था। मुझे बड़ा क्लियरली लगा कि आइन हार गया और बेगमात जीत गई। इतनी प्यार मोहब्बत तो सोनी माहीवाल और लिहीर राजा की जो है वो स्टोरी में भी नहीं थी, जितनी मोहब्बत हमने प्यार मोहब्बत कल सुप्रीम कोर्ट में देख ली है कि जो फरीक नहीं था, जिसने मांगा नहीं, उसने कहा कि कोई बात नहीं। तो एक बात तो फिर कल साबित हुई कि या तो एजेंसियों की मुदाखलत थी नहीं, गलत बयानी की गई, या फिर एजेंसियों को मुदाखलत करनी नहीं आती। अब फैसला ना सिर्फ जो है वो दहलीज तक नहीं पहुँचाया गया एक ऐसे फरीक के जिसने इनका दरवाजा ही नहीं खटकाया था। दे वेंट बियॉन्ड दोज लिमिट्स जो आइन जो है जिनका तयन करता है। ये एक ऐसा रास्ता खोल रहे हैं कि पॉलिटिकल कंसिडरेशंस के ऊपर जो भी माहौल होगा मुल्क का,
उसके ऊपर अगर फैसले आने शुरू हो जाएंगे, अब पॉलिटिक्स जो है वो हर चीज़ को डिक्टेट करेगी। एग्जीक्यूटिव है उसके फैसले पे को भी डिक्टेट करेगी और अदलिया के ऊपर भी प्रवेल करेगी। यहाँ पे ऑलरेडी मुआशी जो है अबतरी अनारकी जो फैली हुई है, अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो अनारकी जो है ना वो फैल गई है। अपेरेंटली ये लगता है कि आइन के आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 की तशरीह होने की बजाय महसूस ये होता है कि जैसे उन्हें रीराइट कर दिया गया है, सरे नौ तहरीर किया गया है। अच्छा, अब तहरीक इंसाफ का जश्न मनाना अपनी जगह, लेकिन बानी पीटीआई की रिहाई होती दिखाई दे रही थी, ना हुई है। अब अटियाला जेल जाने वाले कारकुनों और रहनुमाओं को मायूस लौटना पड़ा। अब 9 मई के केसेस में इमरान खान की गिरफ्तारी डाली गई है। अदालती फैसलों के जवाब में आपको पता ही है एग्जीक्यूटिव पावर का खुलकर इस्तेमाल साफ नज़र आ रहा है। मुल्क में सियासी कशीदगी पहले ही कम नहीं थी, अब अदलिया और एग्जीक्यूटिव के दरमियान भी महाजराई के इम्कानात बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर, ये सारे सियासी फैसले ही कहा जा रहा है जो उसके बाद किए जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह हमारे साथ। राना साहब, बहुत सी बातें हैं, लेकिन सबसे पहले तो एक क्लैरिटी आपसे चाहिए कि मुख्तसर ये बता दें ब्लैक एंड वाइट में कि जो भी फैसला हो, जैसे भी हालात हों, आपकी हुकूमत में इमरान खान का बाहर आना मुमकिन नहीं, ऐसा ही है? देखें, आपने कहा है कि मुख्तसरन बता दूं, ये बात तो बहरहाल लंबी है, लेकिन मैं मुख्तसरन इस तरह से अर्ज करूंगा कि किसी भी मसले के दो ही पहलू होते हैं, या तो उसमें आप बैठ के बात करते हैं और मामले को रिज़ॉल्व करते हैं, और दूसरी सूरत फिर तसादम की सूरत होती है। तो हम तो जब हमें जेलों में ठूंसा जा रहा था, हमारे ख़िलाफ़ कैपिटल पनिशमेंट के केसेस बनाए जा रहे थे, हम तो उस वक्त भी तैयार थे कि जी बैठ के बात करें, इस मुल्क के लिए, कौम के लिए मामलों को बैठ के रिज़ॉल्व करें। उस वक्त हमारे साथ भी धांधली ही हुई थी, हमसे भी हमारी सीटें जो है वो छीनी गई थी, तो उस वक्त भी वो बैठने को तैयार नहीं हुए। हम आज भी जो है वो मामले को बैठ के रिज़ॉल्व करने को तैयार हैं। तो अगर फिर ऐसा नहीं है और फिर रास्ता जो है वो तसादम ही है, तो फिर उसमें फिर ये बात बेमानी हो जाती है कि जी आप क्या चाहते हैं और वो क्या चाहते हैं। फिर तो ऐसी ही है कि वो अपना पूरा जो है वो ज़ोर, अपनी हिम्मत जो है वो सर्व करेंगे कि वो अपना मकसद हासिल करें, और हम भी यकीनन जो है वो अपना पूरा जो है वो हिम्मत, पूरा ज़ोर जो है वो लगाएंगे। उन्हें हक़ हासिल है कि वो अपने केसेस को गलत साबित करने के लिए अपना पूरा जो है वो ज़ोर लगाएं, और प्रोसिक्यूशन को भी हक़ हासिल है कि वो उन केसों को साबित करने के लिए और उन्हें सज़ा दिलाने के लिए जो है वो कोशिश करें। राना साहब, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हुकूमत की जानिब से सख्त तनकीद भी हो रही है और मामूल से ज़्यादा हो रही है। बड़ा एतराज़ तहरीक इंसाफ की पार्लियामान में वापसी पर नज़र आ रहा है। आपके और हमारे समेत सभी जानते थे कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है ये तहरीक इंसाफ ही है ना। अब एक कन्फ्यूजन हो गई है ख़त्म, तो अच्छी बात नहीं है। देखें, ये कन्फ्यूजन ख़त्म नहीं हुई, बल्कि ये कन्फ्यूजन जो है ये बढ़ गई है। लोगों ने बयान हल्फी दाखिल करवाए कि हम आज़ाद इलेक्ट हुए थे, हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक सियासी जमात है, हम उसमें शामिल हो गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि जी हमें रिज़र्व सीटें दें। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी हम रिज़र्व सीटें जो है वो आपकी नहीं बनती, आपने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था। वो फ़ैसला गया पेशावर हाई कोर्ट में। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के नुक्ता नज़र को दुरुस्त जाना। उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आ गई सुप्रीम कोर्ट में। अब वहाँ पे एक नुक्ता नज़र सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का था, एक नुक्ता नज़र जो है वो इलेक्शन कमीशन का था। वहाँ पे ना पीटीआई जो है वो पार्टी थी, ना पीएमएलएन वहाँ पे पार्टी थी, ना हम पीटीआई ने को आर्गूमेंट्स किए, ना हमने को आर्गूमेंट्स किए। अब फैसला ये आ गया है कि ये लोग जो हैं ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नहीं हैं। वो जो बयान हल्फी उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक दिए और आइन में दर्ज तरीक़ाकार जो है आर्टिकल 51 और 106 में उसके मुताबिक दिए, वो कहते हैं कि जी उनको छोड़ें, आइन जो कहता है उसको एक साइड पे रखें। ये लोग जो हैं इनमें से 39 जो हैं वो पीटीआई के हैं, 41 जो हैं वो 15 दिनों में जो है वो फैसला करें। अब 15 दिन तो पहले ये पड़ गए।
उसके बाद वो 15 दिनों में फैसला करेंगे, फिर वो जिस जमात का फैसला करेंगे उस जमात को लिखा जाएगा, फिर वो जमात जो है वो सर्टिफिकेट देगी कि हाँ ये ठीक कहा है इसने, ये हमारा ही बंदा है। उसके बाद फिर अगले 7 दिन में जो है ये फैसला होगा। अब ये 29 दिन, एक तो जो है वो अब मंडी लगेगी, लोगों के ऊपर प्रेशर्स भी आएंगे, लोग जो है वो माल भी कमाएंगे, और ये सिलसिला जो है ये हॉर्स ट्रेडिंग का जो है वो चलेगा। आप बताएं कि ये हॉर्स ट्रेडिंग का जो तरीक़ाकार 29 दिन का, ये 15 दिन, 7 दिन, फिर 7 दिन, ये किस तरह से जो है वो दिया जा सकता है, जबकि आइन में जब एक स्पेसिफिक तरीक़ाकार तय कर दिया गया है, उसमें कोई अबहाम नहीं है, उसकी कोई तशरीह का पहलू भी नहीं है, तो फिर अगर इस तरह से आइन को जो है वो रीराइट किया जाएगा तो फिर हर किसी ने आइन पे अमल करने और आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने का जो है वो हल्फ उठाया हुआ है। ये हल्फ वज़ीर-ए-आज़म ने भी उठाया हुआ है, ये हल्फ जो है वो बाकी भी सब लोगों ने उठाया हुआ है, ये हल्फ जो है वो मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी उठाया हुआ है। अब आप आइन को एक तरफ रख लें और उसके बाद ये जो फ़ैसला है इसको एक तरफ रख लें और दोनों में आप फ़ैसला कर लें कि आपने आइन पे चलना है या आइन के आपने अपने तहफ़्फ़ुज़ की, अपने हलफ की जो है वो खिलाफ वर्जी करनी है। ये बड़ी पेचीदा सूरत हाल है जिससे इस वक्त कौम, हुकूमत, अवाम, अदारे। पेचीदा सूरत हाल तो आप कह रहे हैं हमने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाया हुआ है, तो हम या तो फैसले पे चलेंगे या आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, मतलब आप इसे सेम नहीं कर जानते। तो आगे करना क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर ये फैसला हुकूमत को कबूल नहीं, आप लोगों को कबूल नहीं है, तो क्या ये समझा जाए कि आप इमरान खान की रिहाई की तरह मखसूस नशिस्तें भी तहरीक इंसाफ को नहीं मिलने देंगे, अपील में जाएंगे, या बस फैसला नहीं मानकर अगले अदालती रिएक्शन का इंतज़ार करना है? क्या थॉट्स हैं इस हवाले से? देखें, इसमें PMLN जमात के तौर पे जो, या एक सियासी कारकुन के तौर पे अपनी जमात की तरफ से अगर मैं बात करता हूँ तो देखें इसमें हमें कबूल करने या मंजूर करने या ना करने का हमारा मामला नहीं है। देखें, इलेक्शन कमीशन ने भी आइन के तहफ़्फ़ुज़ का जो है वो हलफ दिया हुआ है, वज़ीर-ए-आज़म ने भी आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जो है वो कसम खाई हुई है। तो अब आप आइन को देख लें, उसके बाद फ़ैसले को देख लें, या फ़ैसले पे अमल कर लें या आइन का तहफ़्फ़ुज़ कर लें। दोनों चीज़ें तो जो है वो नहीं हो सकती। जो चीज़ दर्ज है फ़ैसले में वो आइन जो है वो उसकी कत्तन जो है वो इजाज़त नहीं देता है। एक आम फहम आदमी भी ये पढ़े तो उसे उस पर ये बात यहाँ होती है। अच्छा राना साहब, अब इस सूरत हाल में वज़ीर-ए-आज़म से मंसूब ये बयान आया है कि इस्तीफ़ा दे दूँगा लेकिन दबाव बर्दाश्त नहीं करूँगा। अब मगरबी माशरों और मजबूत जमहूरियतों में ये आम प्रैक्टिस है, अगर आपको इदारों से मसला हो, अवामी मकबूलियत का इशू हो या ऐवान में कानून साजी की पोजीशन में ना रहें तो कबल अज़ वक्त इंतखाबात खुद करा लिए जाते हैं। हुक्मरान जमातों को ख़ुद पर इतना एतमाद है तो फिर इस ऑप्शन की तरफ भी कोई सोच विचार हो रही है? नहीं, ये आप को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। इस तनाज़र में जिसमें हम बात भी कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म ने बिल्कुल ये बात नहीं कही। वो एक ऐसी मीटिंग की सदारत कर रहे थे, चेयर कर रहे थे, जिसमें टैक्सेशन से मुतल्लक जो है वो मामलात आए थे और उसके ऊपर आपके इल्म में है कि बाज़ जगहों से दबाव है। तो उस सूरत में उन्होंने ये बात की थी कि ये फ़ैसले जो हैं ये मैंने मुल्क के वसी तर मुफाद में किए हैं और इसके बगैर मुल्क जो है वो जो मुआशी बहरान है उससे निकल नहीं सकता। तो मैं जो है वो ये प्रेशर्स किसी तौर पे एक्सेप्ट नहीं करूँगा, चाहे मुझे जो है वो रिज़ाइन क्यों ना करना पड़ जाए। तो वो उन्होंने उस तनाज़र में जो है वो बात की थी, उसका इस सूरत हाल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब फॉर बीइंग विद अस, और आपने अपना पर्सपेक्टिव दिया। लेकिन नेचुरली अब हमें ज़रा इस पर्सपेक्टिव के हवाले से भी सवाल करने हैं टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली क्या हो सकता है, क्या ऑप्शंस हैं। सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा हमारे साथ हैं। उमर चीमा, हुकूमत ने इमरान खान को छोड़ना भी नहीं है और बज़ाहिर जो तहरीक इंसाफ की बहाली और मखसूस नशिस्तों वाला फ़ैसला है उस पर अमल दरामद का भी कोई मूड हमें वैसे नज़र नहीं आ रहा। अभी राना साहब से हम ये बात भी कर रहे थे। तो अब हुकूमत का तहरीक इंसाफ से टकराव तो पहले ही है, लेकिन अब ऐसा रवैया क्या अदालत से टकराव की तरफ भी आपको लगता है कि लेके जा सकता है?
आप दुरुस्त कह रहे हैं, ओवरऑल सिचुएशन तो ठीक नहीं है और अदारों में एक टकराव वाली सूरत हाल है। हम कोई माजी करीब में कभी इतना ज़्यादा इस तरह की सूरत हाल नहीं देखी। हुकूमत जो है वो भी उसको भी कोई हिचकिचाहट नहीं है, वो खुलकर सामने आ जाते हैं और वो जो जजेस को एक अपोजिशन ही तस्वर करते हैं। इसी तरह जो जज साहबान हैं वो भी लगता है कि दे कंसीडर दैम सेल्फ एज मैन ऑन ए मिशन, और वो समझते हैं कि बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं कि जिधर अगर उनकी ज्यूरिस्डिक्शन में बात आती है या नहीं, या उनसे कोई सवाल उनके सामने है या नहीं, उन्होंने आधा नहीं पूरा इंसाफ देना है। तो लिहाजा वो जब इंसाफ देते हैं पूरा अपने अंदाज में देने की कोशिश करते हैं, तो आगे हुकूमत भी उसको जो उनके पास है वो जवाब दे रहे होते हैं। कि जैसे कई केसेस हैं उसमें इमरान खान को कोई रिहाई मिलती है तो हुकूमत कोई और केस बना के इमरान खान को जेल में रखने में कामयाब हो जाती है। इसी तरह ये मखसूस नशिस्तों वाला केस है, ये अपनी नोयत का पहला केस है और इसको हुकूमत किस अंदाज में डिफाई करती है। मेरे ख्याल एक तो ये है कि वो इस पर नज़रसानी की अपील करेंगे और आगे वो क्या करते हैं लेट्स सी, वक्त बताएगा। जी बस अब हुकूमत को आगे फैसला भी करना है कि अदालत ही फैसला चैलेंज करे या नहीं करे। जो फैसला 13 रुकनी बेंच ने सुनाया है उसे चैलेंज करने का बाय द वे फ़ायदा भी है या नहीं है? देखें, चैलेंज करना तो बनता है कि इसको चैलेंज करना चाहिए और हुकूमत को ये पूछना चाहिए, और ये एक अहम सवाल है जिसका अदालत को जवाब देना चाहिए कि एक सवाल जो उनके सामने ही नहीं था, एक पिटिशनर जो था ही नहीं, उसको किस तरीके से इन्होंने बेनिफिट दे दिया। पीटीआई वाले थे नहीं, उधर सुन्नी हाथ कौंसिल थी, लेकिन रिलीफ जो है वो आप पीटीआई को दे रहे हैं। तो वो मुश्किल है कि जो एक मेजॉरिटी जजेस ने जो फ़ैसला किया है वो उससे मुनहरफ होंगे। उन्होंने ये सारी चीज़ें सोच कर ही फ़ैसला भी किया है कि इस पर रिव्यू के लिए भी आना है, चैलेंज भी होना है। तो देखते हैं कि आगे इस मामले में वो क्या जवाब देते हैं। ये कोई हमारे यहाँ कोई एक नई एक ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो रकम हो रही है, तो हमारे नॉलेज में भी इजाफा होगा कि अदालत किस अंदाज में अपनी लिमिट्स को ओवर स्ट्रेच करती है। अच्छा, अब ये बताएं कि दूसरी तरफ है तहरीक इंसाफ, उनके सामने एक हुकूमत है जो किसी सूरत इमरान खान को छोड़ने वाले नहीं है और उनके पास अभी ऑप्शन ये है कि बतौर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वफाक से टक्कर ले या फिर सब बर्दाश्त करें और गुजारा करें। तो क्या बेहतर होगा उनके लिए? लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो तो उनके तो डीएनए में शुरू से ही एक जारहियत पाई जाती है, बल्कि उनकी जारहियत जो है उसका एक बड़ा ओवरऑल पूरी सियासत में भी एक असर गया कि वो सब ने उन अपने अपने अंदाज में जारहियत दिखाना शुरू कर दी। और पीटीआई हालत जंग में होती है इनके, और आपस में भी और दूसरी पार्टियों के साथ भी। तो अभी तो वैसे भी वो अपने आप को एक मजलूम तस्वर करते हैं, और फिर वो उस पर यह भी है कि पॉपुलर भी बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि इमरान खान जेल में हैं, लोग समझते हैं कि उसके साथ ज़्यादती हो रही है। और उनके पास एक हुकूमत है, वो जिस अंदाज में और जब भी उसको इस्तेमाल करेंगे कर सकते होंगे वो करेंगे। और वैसे भी जो पीटीआई है ना, वो जो उनका एक स्ट्रांग पॉइंट है वो ये है कि वो लड़ाई में किसी को अपने से आगे नहीं निकलने देते। गवर्नेंस जो है, गवर्नेंस कोई उनका ऐसा फोर्टे भी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है उनकी महारत या जो एक एक्सपर्टीज़ है, स्पेशलाइजेशन है, वो तस्वर भी नहीं की जाती। तो लिहाजा वो मैटर नहीं करता। उन्हें दो चीज़ें मैटर करती हैं कि हमने लड़ना कैसे है और हमने अवाम का एतमाद किस तरह अपने साथ कायम रखना है। तो ये वो करते रहेंगे, वो करते रहेंगे जो करने के माहिर हैं। शुक्रिया आपका पर्सपेक्टिव। ऑलराइट, ये तो आपने देख लिया। लॉट इज़ गोइंग टू बी हैपनिंग क्योंकि वीकेंड बड़ा हैपनिंग था। आने वाले दिन भी और बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। हाँ, लोगों का जो इंतज़ार था खान साहब बाहर आ जाए, कब आएंगे, तो वो ऑब्वियसली उनको ज़रा और केसेस में अंदर डाल दिया। सो लेट्स सी हाउ लॉन्ग दैट लास्ट, रिमेन्स टू बी सीन। ब्रेक के बाद मिलते हैं जी। वेदर ना कर लें, वेदर करें, पहले जरा वेदर की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको बारिश ही हो रही है, आपको जरा वो हो रही है ना जेलसी कि आपने इसलिए बात नहीं करनी क्योंकि हमारे यहाँ नहीं हो रहा। लेकिन आपको ये बता दें कि पाकिस्तान में आजकल ऑलमोस्ट हर जगह ये मानसून जो है वो चल रहा है और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ठीक ठाक किस्म की बारिश जो है वो हो चुकी है और अभी मज़ीद बारिश की पेशगोई भी है। और बताया जा रहा है कि भाई
अभी मानसून यानी बारिशें जो हैं वो एक्सपेक्टेड जितनी थी उससे ज़्यादा हो सकती हैं। बाय द वे जिन इलाकों में बारिश हुई है वहाँ पे गर्मी का जोर भी कुछ कम हुआ है, आवाम को रिलीफ मिला है, लेकिन सिंध में अभी तक बादल खोल कर नहीं बरसे हैं और अब तक जितनी बारिश की पेशगोई थी उतनी हो भी नहीं सकी है। कराची में आज से गर्मी में इजाफे का इम्कान है। लें जी, ये बताना था आपने। मैं आपसे कोई अच्छी खबर मैं तो कह रहा था कि आप जरा पेंट कर ले, जरा थोड़ा डिले कर लेते हैं इस मामले को, लेकिन चलिए चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सरदार साहब, अपने शहर से शुरू करेंगे, कराची से। क्या सीन है जी आज आने वाले आज और आने वाले 2-4 दिन में? जी बहुत शुक्रिया। देखिए अगले 2-3 दिन कराची में निस्बतन गर्म मौसम होगा। उसकी वजह वही होती है कि कराची की तरफ या ईस्टर्न सिंध की तरफ जब राजस्थान और इंडियन गुजरात की तरफ से कुछ लो प्रेशर एरिया के अप्रोच करने की एक तरह से इम्कान होता है, तो फिर यहाँ सी ब्रीज उस लो प्रेशर के नतीजे में मुअत्तल हो जाती है आर्जी तौर पर। ख़ासकर अगर डायरेक्शन रहे उस तरफ से तो भी स्पीड उसकी बहुत कम हो जाती है, तो उसके बाद टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो अगले 2 से 3 दिन जो होंगे निस्बतन गर्म होंगे, 37, 38 और 39 तक जा सकता है टेम्परेचर, कल और परसों खासकर दोनों दिन। अच्छा सरदार साहब, ये अभी आप कराची का बता रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ कराची का ही है या फिर पूरे सिंध का ही ये हाल होना है आके गर्मी बढ़ेगी? कराची और लोअर सिंध जो दूसरे मलिका डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना, ठट्ठा और सुजावल हो गया और किसी हद तक थरपारकर बदीन भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं बेसिकली जो सदर्न सिंध में आते हैं या साउथ वेस्ट सिंध में ना, ये ज़्यादा मुतासर होते हैं। जब सी ब्रीज एक तरह से सस्पेंड हो जाए तो गर्मी इन एरियाज़ में ज़्यादा बढ़ जाती है, बाकी एरियाज़ में तो इतना नहीं। तो यानी हमारी समुद्री हवाएं जिन पे हम लिटरली आजकल सांस लेने के लिए डिपेंड कर रहे हैं, वो भी नहीं होने वाली खास? वो मतलब उनकी स्पीड कम हो जाएगी अगले 2 दिन। आज आप देखें, आज आपने नोट किया होगा कि गुज़श्ता 3-4 दिन तो अच्छी तेज़ हवाएं चल रही थी, बड़ी अच्छी हवा चल रही थी जी। आज बहुत कम स्पीड है उसकी ना। अच्छा जी, उससे हम महरूम हो जाएंगे। अब सरदार साहब ये बताइएगा कि बहुत बड़ी तादाद में लोग फैमिलीज़ के साथ, दोस्तों के साथ गए हुए हैं नॉर्दर्न एरियाज पहाड़ घूमने के लिए, मतलब या तो छुट्टियां भी हैं, छुट्टियां हैं जाहिर है, नथिया गली, मरी और उसके आगे नारान कागान, और हमने अक्सर देखा है फिर नारान कागान एंड इधर वाली साइड पे लोग बारिशों में फंस भी जाते हैं, लैंडस्लाइडिंग बारिशों में। सो आने वाले 4-5 दिन वहाँ मौसम कैसा रहेगा? देखिए अगले जो 2-3 दिन है ना, इसमें कोई बहुत हैवी स्पेल नहीं है। आज भी यानी 15 जुलाई से लेके 17 जुलाई तक आप कह सकते हैं कोई है तो सही, बारिशें तो होती रहेंगी और कुछ एरियाज़ में आपको पता है कि आइसोलेटेड कहीं भी हैवी फॉल हो जाए, पहाड़ी इलाकों में तो मसाइल पैदा हो जाते हैं, लेकिन एज सच उतना कोई बहुत हैवी स्पेल नहीं है अगले 2-3 दिनों में। उसके बाद फिर 18 से ऑनवर्ड 20-22 तक कह सकते हैं आप, 18 से लेके 22 तक वो फिर हैवी स्पेल होगा। उसमें ज़्यादा एक तरह से रहेगा खदशा इस बात का कि हैवी स्पेल के नतीजे में कहीं लैंडस्लाइडिंग हो जाए, कहीं पर रास्ते बंद हो जाएं। तो उस फोरकास्ट को देखते हुए फिर लोगों को प्लान करना चाहिए और एहतियात करनी चाहिए। उसी स्पेल के नतीजे में फिर सिंध के भी बेशतर एरियाज़ में 18, 19, 20 को 2 से 3 दिन कराची समेत बारिश का इम्कान होगा बेशतर जगहों पर। और उधर जाहिर है कि शुमाली इलाका जात में जो KP के खासकर पहाड़ी इलाके हैं और इसी तरह से मरी साइड हो गया पंजाब में, गलियात, दूसरे जो इलाके कागान, नारान, सवात, उन एरियाज़ में ये रहता है कि अगर थोड़ी देर में तेज स्पेल हो जाए पहाड़ी इलाकों में तो आपको पता है कि नदी नालों की सूरत में तूफ़ान आकर फिर लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, तो रास्ते बंद हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, तो इसका चांस है जी। अच्छा, और साथ ही क्योंकि हम कराची का भी पूछ रहे हैं तो लाहौर का भी बता दें, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने ठीक ठाक बारिश होते हुए वहाँ देखा भी है। अगले हफ्ते का क्या फोरकास्ट आप देख रहे हैं? ये मानसून चूँकि अब ये स्टार्ट हो ही गया, तो ये चलता रहेगा मामला बारिशों का? जी जी बिल्कुल चलता रहेगा। मानसून की मतलब ये कि अभी तक आप जिक्र कर रहे थे ना कि मामूल से ज़्यादा बारिशें, तो आज तक की डेट की पूरे पाकिस्तान की एवरेज अगर हम करें तो 9 से 10% मामूल से ज़्यादा हुई हैं अभी तक, और ज़्यादा पंजाब में ही जो ज़्यादा बारिशें हुई हैं उसी बारिश की एवरेज ऊपर गई है। अदरवाइज सिंध में तो ऐसी कोई खातर खा भी हुई नहीं है बारिश। और आगे चलेगा जो 18 से जो अगला स्पेल है ना, 18 से शुरू होगा जो तेज़ स्पेल, तो उसमें दोबारा से लाहौर में इसी तरह से तेज़ बारिश का इम्कान रहेगा। और जैसे आपने पिछले स्पेल का जिक्र किया तो चले लाहौर में तो पहले भी तेज स्पेल हुआ है, कराची में तेज स्पेल लाइक खुलकर अक्रॉस द सिटी बारिश कब होगी? देखिए
19 और 20 को इम्कान है, अब कितनी तेज़ होती है ये कुछ दो दिन बाद वाजे होगा, लेकिन ऐसा मुझे कोई बहुत तेज़ स्पेल नहीं दिखाई दे रहा, मॉडरेट ही है जनरली। किसी इक्का दुक्का जगह पे होता है, जैसे कराची में चंद एक जगहों पर तेज़ हो जाती है, दूसरी जगह पर बहुत कम होती है, तो उसी तरह का। तो सरदार साहब कराची में मॉनसून, अगर हम मॉनसून की बात करें, नाराज होकर गुजर जाएगा मतलब वो कुछ क्या, या फिर हम इंतजार करें कि अगले महीने अगस्त तक कोई चीज़ पहुंच जाए हमारी तरफ? जो अच्छा बहुत तेज स्पेल जिसकी आप तवक्को कर रहे हैं वो अगस्त में दिखाई दे रहा है, उससे पहले जुलाई में कोई ऐसा उस तरह का तेज। ठीक है जी, ये तो क्लैरिटी आ गई है। हम इंतज़ार में नहीं बैठ रहे, चलो उठो। बहुत शुक्रिया सरदार साहब। लेकिन ये होता है ना कि वो ज़रा पेरेंट्स ऑल्सो पीपल वांट, हमारी खैर ख्वाहिशों से क्या होता है, जब होनी होती है बारिश तभी होती है, लेकिन अभी छुट्टियां चल रही हैं तो इन्हीं में बारिशें वगैरह हो जाएं, उसके बाद फिर स्कूल खुलने होते हैं और बड़ी एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती हैं और फिर बारिश भी हो जाए तो अगस्त में तो होती है बारिश, और 14 अगस्त को तो लाजमी 13 मतलब मुझे याद है वो जो जिस ज़माने में झंडियाँ लगाते थे हम लोग, वो तो हमेशा सुबह भीगी भी मिलती थी। और एक्चुअली कराची में भी पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि 14 अगस्त को थोड़ी ड्रिजल हो या बारिश हो, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, लेकिन उस दिन ज़रूर कुछ ना कुछ हो रहा होता है। वील वेट फॉर दैट डे आई गेस। की बात करते हैं। ईसा खान साबिक कप्तान पाकिस्तान फुटबॉल टीम हमारे साथ मौजूद हैं। ईसा भाई कैसे हैं आप, खैरियत से बताइएगा। दोनों टूर्नामेंट्स आपने फॉलो किए, अब तो इख्तिताम को पहुंचे हैं। पहले हम यूरो कप की बात करें। बिल्कुल, यूरो कप की बात कर लेते हैं। आपको शुरू से ही क्या स्पेन की टीम वाज मच स्ट्रॉन्गर, एंड ऑब्वियसली स्पेन इतना ट्रेडिशनली भी देखा जाए उनकी टीम स्ट्रॉन्ग है, इतने बार वो ये कप जीत चुके हैं। बिल्कुल, स्पेन की टीम और खासकर इंग्लैंड की टीम, ये दोनों टीमें बहुत यंगस्टर प्लेयरों पे मुश्तमिल है, और जिस तरह इन लोगों ने स्टार्ट लिया है और इनकी अपने ग्रुप मैचेस में इन लोगों ने बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ मैचेस खेले हैं और बहुत आसानी के साथ इन लोगों ने मैचेस को विन किया है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों टीमें जो है ना फाइनल के लिए बेस्ट टीमें थी और दोनों ने फाइनल मैच खेला है। मगर फाइनल मैच अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से जिन शायकीन फुटबॉल की जिस तरह तवक्को था कि दोनों टीमें बैलेंस टीमें हैं और जो इनकी गेम स्टाइल है वो दोनों एक जैसा है, तो उस तरह का फाइनल नहीं हुआ है फर्स्ट हाफ में, क्योंकि इंग्लैंड हमेशा की तरह जो है ना आखिर में जिस तरह लास्ट वर्ल्ड कप में भी सेमीफाइनल में डिफेंसिव पे खेला है, और कल का जो फाइनल था वो भी इसी तरह हुआ है कि इंग्लैंड इतनी बड़ी टीम है और इतनी अच्छी टीम है, हमेशा जो है ना ये जब डिफेंसिव पे आ जाती है तो ये मैच आ जाती है। तो कल भी इसी तरह हुआ है कि इंग्लैंड 5 डिफेंडर के साथ और 4 मिडफील्ड के साथ ये मैच खेला है। तो फर्स्ट हाफ तकरीबन डिफेंसिव था और सेकंड हाफ में आपने देखा था कि मैच भी इनके हाथ से निकल गया, क्योंकि इतनी बड़ी टीम डिफेंस नहीं कर सकते जब आपकी इतनी अच्छी ऑफेंस हो, इतनी अच्छी स्ट्राइकर हो आपके पास और इतनी यंग प्लेयर्स हो। अगर आप स्ट्रेटेजी ये हो कि मैंने डिफेंसिव खेलना है तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी आप मैच के हार चुके होते। अच्छा, अब कोपा अमेरिका की भी बात कर लें। अर्जेंटीना ज़ाहिर है वर्ल्ड चैम्पियंस हैं, वही शुरू से फेवरेट भी थे, मगर जो मुकाबला हुआ फाइनल में आपको लगता है कि वो टक्कर का मुकाबला था? बिल्कुल, मैच बहुत अच्छा मैच हुआ है, और अगर आप देखा जाए कि मेसी जैसे प्लेयर ग्राउंड से आउट हुआ है उसके बावजूद टीम पे कोई प्रेशर नहीं है जी। और जब भी कोई इस तरह आपकी की प्लेयर आउट हो जाता है, ग्राउंड से बाहर जाता है, तो ओपोनेंट को भी थोड़ा सा मोरल आया हो जाता है कि इनकी अच्छा प्लेयर जो है ना वो निकल चुका है। तो मेरे ख्याल से जिस तरह अर्जेंटीना ने कल जो कम बैक किया है मेसी के बगैर और स्कोर भी किया है और मैच विन किया है, तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी बात है। ये एक बड़ी टीम की निशानी है कि बड़ी टीमें जो है ना एक प्लेयर पे या 2 प्लेयरों पे इंतजार नहीं करते हैं। जब टीम का मोरल अच्छा हो, टीम की कॉम्बिनेशन अच्छा हो, मेंटली तो टीम स्ट्रांग हो, तो वो कल अर्जेंटीना ने जो है ना इसकी तो साबित किया और मैच को फाइनल जो है ना अपने नाम कर दिया। अच्छा, चूंकि मेसी एक बहुत ही मच लव्ड फुटबॉलर हैं अराउंड द वर्ल्ड, उनकी इंजरी के हवाले से भी बता दें, क्योंकि जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर हम देख रहे थे तो वो काफ़ी बुरी तरह उनका एंकल जो है वो बुरा हाल लग रहा था, मतलब जी।
बिल्कुल, इंजरी उनकी बहुत सीरियस इंजरी है, मगर मेरे ख्याल से इनके पास इतनी सहूलियात है कि वो 1 मंथ में जो है ना इंशाल्लाह मेरे ख्याल से रिकवर हो जाएगा उनकी इंजरी। क्योंकि अगर वो इंजरी या पाकिस्तान में या इस तरह कंट्रीज में हो तो 6 मंथ लगता है, इनकी मेरे ख्याल से 1 से 1.5 मंथ जो है ना इनकी रिकवरी हो जाएगी, क्योंकि इनके पास डॉक्टर्स है, इनके पास सहूलियात है, इनके पास फिजियो अच्छे जो इंजरीज हमारे यहाँ 6 महीने लगती हैं वहाँ महीने में ठीक हो जाती हैं। बिल्कुल यही बात है कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि 1.5 माह में ये वापस ग्राउंड में आ जाए। अच्छा ईसा साहब, अब ये बताइएगा, यादगार गोल इन दोनों टूर्नामेंट्स के आप कहें कि जी ये तो हिस्टोरिक हो गए हैं, वो अगर आप अपने फेवरेट बताएं, क्योंकि इससे पहले हम साथ से भी बात कर रहे थे, उनसे भी पूछा था आपने। फेवरेट गोल तो जो लास्ट सेमीफाइनल में जो है ना यमन ने किए है ना, जो एक दुनिया का यंगस्टर प्लेयर है और अंडर 16 प्लेयर है, अगर उनकी कॉन्फिडेंस लेवल देखे तो मेरे ख्याल से इस तरह लग रहा है कि एक मैच्योर तकरीबन 26 साल प्लेयर लगता है, मगर जिस तरह उन्होंने फिनिश किया है उस गोल को तो मेरे ख्याल से वो इस टूर्नामेंट का बेस्ट गोल है। और खासकर उसने जो इस टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस दिखाया है कि एक यंग प्लेयर है और इतनी बड़ी सीनियर टीम में, तो मेरे ख्याल से ये बहुत मुश्किल काम है। और इन लोग इसने इस तरह खेला है कि पूरी वर्ल्ड की जितनी भी कोचेज है उनको हैरान किया है कि हर मैच इनको कोच ने भी इनके ऊपर इतने कॉन्फिडेंस था कि स्टार्ट से इनको डाल रहा था। हालांकि बहुत कम ऐसा होता है कि इतने यंग प्लेयर को स्टार्ट से मतलब टीम का हिस्सा होता है, तो वो सेकंड हाफ में आ जाते हैं, थोड़ा सा उनकी कॉन्फिडेंस जो है ना मैच देख के थोड़ा सा बहाल होता है। तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा गोल भी किया और इस टूर्नामेंट में परफॉर्म भी बहुत अच्छा। वो जो लेजेंड्स टेबल है ना जिसमें बड़े बड़े लोग हैं, उस पर बहुत जल्द अपनी सीट मिलने के लिए तैयार है फिर ये लड़का। बिल्कुल, अभी अगर देखा जाए उनकी मतलब जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा वो है कि जिस तरह मेसी का इस तरह बार्सिलोना के साथ हुआ था, तो ये प्लेयर जो है ना अगर मतलब इतने हाई लेवल पे अब क्लबों में आ जाए, प्लेइंग साइड का मेंबर बन जाए, तो मेरे ख्याल से ये मुस्तकबिल का मेसी भी हो सकता है इंशाल्लाह, और प्लेयर भी अच्छा है। मुस्तकबिल का मेसी भी हो सकता है, और जो नक्शे कदम मतलब मेसी के भी अगर नक्शे कदम पे चलेगा तो शायद उनसे कहीं बहुत बड़ा, उनसे भी बड़ा ना बन जाए। जब ये छोटा था तो इनकी पहला मुलाकात भी मेरे ख्याल से 6 मंथ का था मेसी के साथ। जी वो तस्वीर भी बड़ी वायरल हुई थी, हमने दिखाई भी थी अपने शो पे। बिल्कुल। थैंक यू ईसा भाई, थैंक यू सो मच। यानी बेसिकली कुछ फ्यूचर स्टार्स भी सामने आ रहे हैं, एंड यू नो फुटबॉल का क्रेज़ जो है वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन 2 मेजर चैंपियनशिप्स जो हैं वो इस वीकेंड, बल्कि एक तो अभी ख़त्म हुई हैं। ओके, इसके बाद ज़रा भाई अमेरिका में क्या हो रहा है, जाहिर है सदारती उम्मीदवार ट्रंप पर कातिलाना हमला ही हुआ है, उसके बाद उनकी अहलिया की स्टेटमेंट भी आपने देखी होगी, उस पर तफसील से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। सीनियर तजियाकार डॉक्टर आदिल नजम हमारे साथ हैं। डॉक्टर आदिल नजम, बड़े ही ड्रामेटिक किस्म के विजुअल्स है, बिकॉज एवरीथिंग वाज एक्चुअली लाइव। वो उस वक्त एक खिताब कर रहे थे। ये बताएं कि सदर ट्रंप पर हमला यकीनन एक बड़ा गैर मामूली वाक़या है। अमेरिका में जनरल एक फीलिंग, एक सेंस क्या है? क्या डर और खौफ है, या फिर जिस तरह सियासी रहनुमा कह रहे हैं कि यूनिटी का एहसास जो है वो ज़्यादा बड़ा है? इस वक्त जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, इस वक्त वो दोनों कैफियत है, गम और गुस्सा भी है और कॉल फॉर यूनिटी भी है, कॉल फॉर काम भी है, दोनों तरफ से। और ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड नहीं है, ऐसा ही होता है, दुनिया भर में ऐसा होता है। हमने अपने मुल्क में भी देखा कि जब ऐसे वाकयात होते हैं अनफॉर्चुनेट, तो उसका पहला रिएक्शन यही होता है। लेकिन सवाल ये है कि सियासत के खेल में ये नहीं कि आज क्या कैफियत है, कल क्या कैफियत होगी। और कल इसलिए अहम है कि इसकी टाइमिंग ऐसी है कि ये दिस हैज हैपेंड राइट बिफोर द रिपब्लिकन कन्वेंशन जो इस हफ्ते शुरू हो रहा है मिलवॉकी में। अब वहां क्या कैफियत होती है, यकीनन ये इंसिडेंट जो है वो एक मेजर इशू होगा वहां, और इसकी क्या नया नैरेटिव निकलता है रिपब्लिकन्स की तरफ से भी और डेमोक्रेट्स की तरफ से भी, वो भी देखना। क्या वो जो डर है, जो खौफ है, क्या वो गुस्से में तब्दील हो जाएगा? क्या इस वक्त जो फीलिंग है कि इससे एक एडवांटेज मिल गई है ट्रंप को, वो एरोगेंस में तब्दील हो जाएगी? क्या डेमोक्रेट्स की तरफ से हमें एक काउंटर नैरेटिव नजर आएगा
मे बी गन वायलेंस के इर्द गिर्द या दूसरी चीजों के इर्द गिर्द, तो क्या हमें जो कल्ट इशू है, कल्ट फीलिंग है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, उसका इससे क्या असर पड़ेगा? तो ये तमाम चीजें देखनी है कि कल की जो नैरेटिव है वो इससे क्या बनता है। एंड आई एम क्वाइट श्योर कि वो मुख्तलिफ होगा उस नैरेटिव से, यूनिटी की बात से और सिर्फ खौफ की बात से जो इस वक्त है, और वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बन जाएगा बोथ फ्रॉम द रिपब्लिकन्स एंड फ्रॉम द डेमोक्रेट्स। और खसूसन रिपब्लिकन्स जो हैं वो एक नया नैरेटिव इजाद करेंगे इस तमाम वाक़े के इर्द गिर्द डोनाल्ड ट्रंप का जो मोमेंटम है उसको मेंटेन और इन्हांस करने के लिए। और देखा है हमने कि जब इस तरह की फॉलोइंग होती है किसी भी सियासी लीडर की और कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उस फॉलोइंग में, उस पॉपुलैरिटी में इजाफा ही होता है। अब ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि इस हमले के बाद गन कल्चर और शिद्दत पसंद रवैयों की बात भी एक दफ़ा फिर की जा रही है। सो क्या अमरीकी सदारती इंतखाब में किसी उम्मीदवार के सामने ये एजेंडा भी है, क्या सीरियस लिया जा रहा है इसको या नहीं? यकीनन इस वक्त तो बिल्कुल यही लग रहा है कि जो आपका मोमेंटम है वो डोनाल्ड ट्रंप का है, और तो कुछ बातों से तो ये लगता है कि जनाब इलेक्शन खत्म हो गई, जनाब फैसला हो गया। ऐसा है नहीं, ऐसा होता नहीं है। लेकिन यकीनन एडवांटेज ट्रंप, यकीनन जो इस वक्त जो है मोमेंटम ट्रंप, और वो जैसे आपने कहा कि पिछली डिबेट के बाद भी हमें नजर आ रहा था बाइडन के ऊपर दुनिया तंग हो रही थी, उनको रिमूव करने की बात हो रही थी और शायद अभी हो भी जाए। ये तमाम चीजें दुरुस्त हैं, लेकिन देखना ऐसा नहीं होता कि अमेरिकन इलेक्शन जो है ना यार वो कुछ क्रिकेट की गेम की होती है, जब तक आखिरी गेंद हो ना जाए कुछ पता नहीं होता क्या हो जाए। और इलेक्शन अभी नवंबर में होनी है, अभी बहुत वक्त बाकी है, बहुत कुछ होगा। पहली चीज तो ये होगी कि इस हफ्ते रिपब्लिकन कन्वेंशन होगा, दूसरी चीज ये होगी उसके बाद डेमोक्रेटिक कन्वेंशन होगा। एक मैं अगर गुजारिश करूं इसको समझने के लिए, इस वक्त बहुत मुवाजना किया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है टेडी रूजवेल्ट के साथ डोनाल्ड ट्रंप का। टेडी रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट नहीं, टेडी रूजवेल्ट अमेरिका के सदर थे, उसके बाद वो सदर से उतर गए। सदर से उतरने के बाद उन्होंने कोशिश की दूसरी बार इलेक्शन रन करने की फॉर प्रेसिडेंसी 1912 में, और 1912 में जब अपना सेकंड अटेम्प्ट कर रहे थे तो वो मिलवॉकी, उसी शहर में जहां ट्रंप इस वक्त मौजूद है, मिलवॉकी एक तकरीर करने जा रहे थे और उन पे हमला हुआ और गोली लगी, गोली उनके छाती में गई। और उस वक्त वो तकरीर करने जा रहे थे और वो तकरीर उन्होंने की उस गोली के बावजूद 90 मिनट की तकरीर की। और इसी तरह दिलेरी की बात हुई, इसी तरह उसके वो एक नैरेटिव बना। लेकिन याद रखने वाली बात यह है, जो बात आप शायद इस हफ्ते ना सुने, वो ये है कि इसी मिलवॉकी में जहां ये गोली लगी टेडी रूजवेल्ट को, वो इलेक्शन नहीं जीत सके, उस सिंपैथी के बावजूद नहीं जीत सके। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि दैट इज द सेम केस विद ट्रंप। इस वक्त यकीनन मोमेंटम ट्रंप, इस वक्त यकीनन एडवांटेज ट्रंप, इस वक्त यकीनन सिंपैथी ट्रंप, लेकिन नवंबर दूरस्त, नवंबर दूर है। अच्छा, तो बेसिकली इन वन लाइन अगर आप दोबारा बता दें कि डिस्पाइट एवरीथिंग दैट हैज़ हैपेंड, सिंपैथी वाली भी आपने बात कर दी, इस सारे इलेक्शन को अब हम वन साइडेड कहें या ना कहें, क्योंकि अभी हमने बहुत सी पिछले डिबेट्स में देखा है कि बाइडन, बहुत से ओपिनियन मेकर्स हैं वो बाइडन नहीं चाहते कि बाइडन दोबारा सदर बने। तो अब इस इंसिडेंट के बाद वन साइडेड आपको ये इलेक्शन लग रहा है? यकीनन इस वक्त किसी भी शख्स के, दुनिया भर में किसी शख्स में पहला सवाल यह आना चाहिए कि यार ये जो बच्चा था 20 साल का, इसके पास ये इतनी सोफिस्टिकेटेड बंदूक आई कैसे? इसको कैसे पता था कि इसको कैसा चलाना है? तो गन कल्चर ऑट टू बी ए रियल फ्रंट एंड सेंटर इशू। अगर वो किसी के एजेंडे पे हमेशा होता है तो डेमोक्रेट्स पे होता है, और वो भी इतना ज्यादा पुश नहीं करते जितना शायद उनको करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका का कल्चर ऐसा। लेकिन क्या गन कल्चर इसकी वजह से एक बड़ा सवाल बनेगा, बनना चाहिए? आई डू नॉट थिंक बनेगा, इसलिए कि जो रिपब्लिकन्स हैं वो तो वैसे ही गन कंट्रोल के खिलाफ है, तो वो अगर इस पे स्पिन देंगे भी तो वो गन कंट्रोल की नहीं देंगे। और डेमोक्रेट एक तरफ से जो है वो खाइफ हो जाएंगे कि वो पेटी ना लगें इस इशू को इस्तेमाल करने के लिए। अगर वो करेंगे तो उन पे उंगलियां उठेंगी रिपब्लिकन्स की तरफ से। बनना यकीनन चाहिए कि जनाब ये कैसे हो गया कि इस बच्चे के पास ये बंदूक आ गई। ये भी एक सोचने वाली बात है, अगर आप मुझे इजाजत दें सिर्फ एक सेकंड की, कि ये सोचने वाली बात है कि अगर अब तो हमें पता लग गया कि ये कौन था जिसने शूट किया। अगर शूट करने वाला इमिग्रेंट होता, अगर शूट करने वाला मुसलमान होता, तो इस वक्त क्या रिएक्शन हो रहा होता? यकीनन इस वक्त उसका रिएक्शन कहीं ज्यादा वायलेंट होता।
तो ये सारे जो इश्यूज हैं जो अमेरिकन पॉलिटिक्स में गर्दिश कर रहे हैं, चाहे वो इमिग्रेशन के हों, चाहे वो गन कल्चर के हों, ये रैप होंगे इसमें। लेकिन मुझे ये लगता है कि इस वक्त गन कल्चर इसकी वजह से बड़ा इशू बन जाए, दैट इज नॉट लाइकली। इसका इशू जो बनाना चाहेंगे, जो नैरेटिव रिपब्लिकन्स बनाना चाहेंगे, वो यकीनन अराउंड द पर्सनैलिटी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, उनकी दिलेरी, वो जो मुक्के वाली तस्वीर है कि जिसमें दुनिया में बात हो रही है कि जनाब किस कर्ज के साथ उन्होंने वो सब कुछ किया। आई थिंक दैट इज द नैरेटिव दे वुड प्रेफर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदिल नजम। लेकिन एक सवाल ये भी, और सोशल मीडिया पे अगर बात करें तो बहुत बात हो रही थी कि सो मच फॉर द सिक्योरिटी, जो जब आप प्रेसिडेंशियल लेवल एक सिक्योरिटी एक्सपेक्ट करते हैं, और ख़ासतौर पे आपको यही लगता है कि अमेरिका से बेहतर तो कोई और प्रोवाइड नहीं करेगा, किस तरह हो सकता है कि एक शूटर और इतनी उसका पोजीशनिंग जहाँ थी उसको इतना अच्छा व्यू मिल रहा था, दिस कुड हैव गॉन so much worse than it did। बहुत बचत हो गई लिटरली, जिसे कहते हैं ना बाल बचना। हाँ, ये बाल से भी मतलब बाल ही बचे, क्योंकि गोली बाल को छू कर गुजर गई है। Some photographers, some news agencies are claiming कि उन्होंने वो पाथ भी नजर आ सकता है, इतनी फोटोग्राफी इधर हो रही थी कि वो आप पाथ भी देख सकते हैं कि किस एंगल से वो गन आई है और उनको छूते हुए वो निकली है। सो सवाल तो डेफिनेटली इनकी ज़रा सिक्योरिटी अपरेटस पे भी उठने चाहिए। बट अब जाहिर है जो भी हम तज्जिया कर लें, अभी नवंबर में वक्त है, सो यू नेवर नो हाउ कुछ भी हो सकता है। अच्छा जी, अब ज़रा कुछ तारीफ हमारे यंगस्टर्स की। पाकिस्तान के हमजा खान और अब्दुल्ला नवाज़ ने अमेरिका में जारी वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैम्पियनशिप के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हाउ अबाउट दैट? भाई, हम स्क्वॉश में हमारी सीन है, मतलब हमारा गेम ऑन है, हमारा गेम हमारी ऑन है, और हम ज़रा अब उस लेवल पे पहुंच गए हैं जहाँ हम थे भी और जहाँ हमने राज किया है। नहीं, बट अदर प्लेयर्स नीड टू टेक पाकिस्तान सीरियसली इन इट, क्योंकि हम काफ़ी आगे तक चले गए। प्री क्वार्टर फाइनल में दोनों प्लेयर्स ने मिस्र के खिलाड़ियों को शिकस्त दी है, और यूं हमजा खान और अब्दुल्ला नवाज वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल के लिए इन्होंने कर लिया है क्वालिफाई। एंड आई एम श्योर ये क्वार्टर फाइनल भी जीत जाएंगे और फिर सेमीफाइनल और फिर फाइनल तक तो पहुंचेंगे ही। लेटली आपने हमारे शो पे देखा है कि कितने यंगस्टर्स हैं जो डिस्पाइट ऑल ऑड्स, और कोई ऐसी बात नहीं है कि यहाँ कोई चैलेंजेस नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी स्पोर्ट में, जो भी उनकी चोजन स्पोर्ट है, उसमें बहुत आगे जा रहे हैं। इट इज़ ट्रूली कमेंडेबल, क्योंकि कुछ भी यहाँ विदाउट चैलेंजेस या फॉर दैट मैटर सस्ता या कुछ भी नहीं है। स्पॉन्सरशिप्स भी अक्सर ज़्यादातर नहीं मिलती। दे रियली हैव टू डू इट ऑन देयर ओन। अच्छा जी, दैट इज इट फॉर टुडे। वी कैन सी यू टुमारो इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।